हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, मतलब चैप्टर नंबर 5 का आज हम वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो स्टूडेंट्स, हम बाकी सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटरनेट बेसिक्स, इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज, HTML, और अब बारी है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के वन शॉट को कंप्लीट करने की। सो सारे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल, सब चीजें अवेलेबल है। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ओके, सो वहां से आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, इसके प्रैक्टिकल को भी देख सकते हो। सो जिस भी स्टूडेंट ने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़े, वीडियो लेक्चर्स को देखे, ताकि आज का ये जो वन शॉट रिवीजन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से आप इस चैप्टर में 100% अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाने वाले हो। ओके, सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दैट इज, नाम से समझ में आ रहा है CSS, कि HTML में जो हमने पढ़े हैं, टैग्स पढ़े हैं, उसी का एडवांस है। एडवांस है मतलब कि HTML में कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि कुछ टैग को आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार फॉर्मेट करना पड़ रहा है, आप ज्यादा डेकोरेटिव वे में HTML पेजेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सो उसी को ओवरकम किया गया CSS के थ्रू। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं, पूरे चैप्टर को आज इस एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद CSS चैप्टर नंबर 5 के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पे तो हम ये पता कर लें कि HTML वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था। HTML वाले चैप्टर में HTML फर्स्ट पार्ट एंड HTML सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेसिक्स देखा था हमने कि कोई वेब पेज को यदि आपको क्रिएट करना है, जो ब्राउजर पे पेजेस शो होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, यदि उसको आपको बनाना है, उसको आपको क्रिएट करना है, तो जिसके लिए बेसिक लैंग्वेज होती है वो होती है HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं उन वेब पेजेस को, कुछ टैग्स के फॉर्म में क्रिएट करते हैं, जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज टैग का यूज करते हो। ठीक है, यदि आपको लिंक क्रिएट करना है तो आप एंकर टैग का यूज करते हो लिंकिंग के लिए। क्लियर, ऑडियो वीडियो ऐड करना है तो आप ऑडियो वीडियो टैग, एम्बेड टैग का यूज करते हो। सो ऐसे बहुत सारे टैग्स हमने पढ़े थे जिनका यूज करके आप वेब पेज को डिजाइन करते हो। अब यदि इस वेब पेज को आपको और ज्यादा डेकोरेटिव बनाना है, कुछ बहुत स्पेशल सी फॉर्मेटिंग्स आपको उसमें अप्लाई करनी है ना, जो HTML में करना डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए आपको बार बार रिपीटेटिव उन टैग्स को लिखना है, उनके एट्रीब्यूट्स को लिखना पड़ता है, तो इसी चीज को ओवरकम किया गया CSS के थ्रू। ठीक है, अब CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वेब पेजेस आपने बनाए, ये वेब पेजेस के कलेक्शन से क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या हुआ? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। वेबसाइट क्या होती है? जब आप ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस को बना लेते हो और वो वेब पेजेस एक गोल को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, और उन वेब पेजेस को जब आप कनेक्ट कर लेते हो हाइपरलिंक की मदद से, तो वो एक वेबसाइट के फॉर्म में बन जाता है, मतलब वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट हो जाता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में देखा था, है ना। और ये जो उन वेब पेजेस में जो कंटेंट लिखा रहता है, कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि एक गोल को ध्यान में रख के वेबसाइट बनाई जाती है। जैसे आपके स्कूल की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, है ना, CBSE की वेबसाइट, आपने ध्यान से देखा है, उसमें क्या होता है, ये एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है, इनमें सारी चीजें, सारे पेजेस एजुकेशन रिलेटेड ही होते हैं। ओके, सो इनका एक डोमेन नेम होता है जिसके थ्रू हम इन्हें एक्सेस करते हैं। जैसे आपके स्कूल की वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है तो स्कूल के नाम से आप एक्सेस करते हो, मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस करना है तो magnetbrains.com इस डोमेन नेम से एक्सेस करते हो। तो ये जो नाम है, यूनिक नाम है, जब सर्वर पे जिस नाम से ये वेबसाइट स्टोर होती है उसे डोमेन नेम कहते हैं, और जनरल पब्लिक जो इन्हें एक्सेस करती है उनके डोमेन नेम से ही एक्सेस करती है, जो सर्वर पे जाके स्टोर होती है, होस्ट होती है। तो ये बात हो गई वेबसाइट की। अब वेबसाइट होती है 2 टाइप्स की, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम वेबसाइट क्यों पढ़ा रही है, हमको तो CSS पढ़ना है। तो जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स की CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट जब आप क्रिएट करोगे तो उससे आप बनाओगे क्या, उससे आप बनाओगे वेब पेज ही, और इन्हीं वेब पेज के कलेक्शन से क्या बनने वाली है, वेबसाइट बनने वाली है। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, वो HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, और भी एडवांस लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेबसाइट क्या होती है।
ठीक है। अब दो तरीके की वेबसाइट होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जल्दी बता दो। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो इजीली, है ना। जो पेजेस फिक्स्ड है, एक बार बन गए, एक बार होस्ट हो गए तो हो गए, वो उनको आप रेगुलरली अपडेट नहीं कर सकते हो, उनको में आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हो। यदि चेंजेस करना है उन वेब पेजेस में, उन वेबसाइट्स में, तो उन्हें फिर से दोबारा पूरा बनाना पड़ेगा और फिर चेंज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आपके स्कूल की वेबसाइट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक आप भी खोलोगे उस वेबसाइट को तो वैसी दिखेगी, मैं भी ओपन करूंगी आपके स्कूल की वेबसाइट तो वैसे ही दिखना है, ठीक है। तो वो कैसी वेबसाइट है, एक स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें ज्यादा कुछ डेकोरेटिव नहीं होता है, नॉर्मल वेबसाइट होती है जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं। फाइन। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट जिसके कंटेंट में रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेशन होते रहते हैं, रियल टाइम में चेंजेस होते हैं, वो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं किसकी, वो वेबसाइट जो आपको वेदर टेम्परेचर बताती है, डे टू डे आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करती है। न्यूज वेबसाइट्स होती हैं जैसे, जिसमें डेली की न्यूज अपडेट होती हैं। फाइन। अब आज क्या डेट है, क्या टेम्परेचर है, 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर है, कैसा वेदर होने वाला है, ये चीजें आपको जिस वेबसाइट से मिल रही है तो वो डायनेमिक है, क्योंकि डे टू डे टाइम टू टाइम उसमें रियल टाइम में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। जिसको आप खोलोगे तो आपको कुछ अलग डेट मिलेगा, कुछ अलग टाइम मिलेगा, कुछ अलग वेदर मिलेगा, अलग जगह का अलग अलग सारी चीजें होती हैं। फाइन। सो ये हुई डायनेमिक वेबसाइट्स। अब स्टैटिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए आप नॉर्मल HTML में भी क्रिएट कर सकते हो, HTML लैंग्वेज का यूज करके आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए आपको स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत होती है, स्क्रिप्टिंग की जरूरत होती है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव होती है, डेकोरेटिव होती है, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ठीक है। सर्वर साइड पे उसे होस्ट करना होता है आपको, दोनों वेबसाइट्स को हालांकि होस्ट करना होता है, पर होस्ट करने के लिए सर्वर साइड पे डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। समझ में आया। तो डायनेमिक वेबसाइट्स को लिखने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो होती है DHTML टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML, जावास्क्रिप्ट और एडवांस स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस देख लें। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज। स्टैटिक वेबसाइट्स, स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। इट रिमेन्स सेम और स्टैटिक फॉर एवरी व्यूअर ऑफ द साइट। उस वेबसाइट को कोई भी देखेगा उसके लिए वो पेज वैसा का वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अ स्टैटिक वेब पेज इज क्रिएटेड विया HTML, इसे हम HTML का यूज करके क्रिएट करते हैं। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ऑन दी अदर हैंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस। वो वेबसाइट जिसमें इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, दैट इज डायनेमिक वेबसाइट। इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन व्यूअर एट द साइट। जो भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, डायनेमिक वेबसाइट को, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। द टाइम ऑफ द डे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन में यदि आप कोई वेबसाइट को खोलते हो जिसमें टाइम भी शो हो रहा है, ठीक है, तो टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ जोन, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंट्री, व्यूअर इज इन मेनी अदर फैक्टर्स। Okay, to create dynamic web pages you need to use DHTML technology, CSS, cascading style sheets, etc. तो अब आपको समझ में आया कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हमने वेबसाइट और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में क्यों पढ़ा। जस्ट बिकॉज कि जो अभी तक हमने HTML पढ़ा है, उस HTML की मदद से आप स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको CSS का यूज करना है, आपको डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना है, तो उसके लिए हमें CSS को जानना जरूरी है, DHTML टेक्नोलॉजीज को समझना जरूरी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं DHTML टेक्नोलॉजी के साथ कि क्या होती हैं ये। सो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक HTML। DHTML किस पर स्टैंड कर रहा है, इसका क्या फुल फॉर्म है, डायनेमिक HTML। ओके, मतलब कि HTML का यूज करके हम स्टैटिक वेब पेजेस बनाते हैं। यदि आपको डायनेमिक वेब पेजेस बनाना है, डायनेमिक साइट्स बनानी है, तो आपको DHTML टेक्नोलॉजी का यूज करना है। Okay, it is a web-based technology can be incorporated to create better looking, बहुत ध्यान से समझना, enriched web page, neither a language nor a web standard, rather it is a name given to combination of same web technologies which are HTML, JavaScript, DOM that is document object model and CSS that is cascading style sheets. सो DHTML ना तो कोई लैंग्वेज है ना कोई वेब स्टैंडर्ड है ना। ऐसा मत सोचना कि कोई लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको लैंग्वेज करनी है। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग वेब टेक्नोलॉजीज का, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, है ना, DOM दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन सब का कॉम्बिनेशन है DHTML। इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं कि एक DHTML टेक्नोलॉजीज में आते हैं। तो DHTML के जब कंपोनेंट्स की बात आती है तो आपको यही सारे कंपोनेंट्स को पढ़ना है। ओके, कि HTML क्या होता है। फाइन। नाउ
DHTML is a combination of these components or technologies, that is HTML, CSS, document object model and JavaScript. अब इनका क्या रोल है? HTML के बारे में तो सबको अच्छे से डिटेल में समझ में आता है, पता भी है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 2 चैप्टर हमने पूरे पढ़ लिए। CSS के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना तो मैंने आपको बता दिया है CSS में कि CSS में क्या होता है। CSS में आप डेकोरेटिव वेब पेज बना सकते हो, जो HTML में आपको बार बार टैग और एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता था, एक एक पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है लाइक दिस, तो आपको वो चीजें यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है, आपका टाइम बचता है, आप फास्टर कोड कर सकते हो और ज्यादा एडवांस कोड कर सकते हो HTML के। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपने HTML में लिखा है उसको आप एक ऑब्जेक्ट मॉडल के फॉर्म में बता सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे आप और एडवांस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए। ओके, सो इनके क्या रोल्स हैं जो मैंने अभी बताया, वापस से हम डिस्कस कर ले रहे हैं। विद HTML एलिमेंट वी कैन राइट बेस स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। देखो बहुत ध्यान से समझो, HTML का यूज करके आप बेस स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, वेब पेज का एक बेस क्रिएट कर सकते हो। With CSS we can change the style of HTML element. HTML element की हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं, किसका यूज करके? CSS का। With DOM we can have map. DOM का यूज करके हम मैप क्रिएट करते हैं हर एक एलिमेंट का HTML में जो यूज हो रहा है। With JavaScript we can access and have operations on the element on DOM tree. मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, JavaScript में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें जो भी एलिमेंट है उनका यूज करते हैं, उन पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, उन एलिमेंट्स पे। कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हो DHTML टेक्नोलॉजीज में इन कंपोनेंट्स का यूज करके। ओके, सो बेसिकली समझ में आया यहाँ तक। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसा होगा, तो पहले हम एक HTML कोड को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल HTML वेब पेज कोड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, टाइटल टैग में हमने टाइटल लिखा सैंपल DOM। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे क्रिएट हो रहा है वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये HTML से HTML क्लोज हो गया, हेड से ये हेड टैग क्लोज हो गया, ये टाइटल क्लोज हो गया यहाँ पर। अब बॉडी टैग स्टार्ट किया आपने, ये बॉडी टैग यहाँ क्लोज हो रहा है। बॉडी टैग में हमने H1 टैग का यूज किया, ठीक है, H1 टैग जो कि लार्ज हेडिंग के लिए यूज होता है, सैंपल पेज फॉर DOM, है ना, उसमें हमने क्या लिखा है, सैंपल पेज फॉर DOM। फिर हमने एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, पैराग्राफ में लिखा है क्रिएटेड टू एक्सप्लेन DOM, ठीक है, कि इस वेब पेज में आपको एक हेडिंग दिखेगी, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिखेगा, है ना। सो सिंपल इस तरीके से हमने कोड लिखा हुआ है। अब यदि इस HTML कोड को आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में शो करना है, जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, तो वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो होगा, जिसका यूज आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। ओके, सो अभी हमें इतना एडवांस लेवल पे नहीं समझना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसा होता है। तो जो बेसिक हमने HTML, ये आपका HTML कोड हो गया, इस HTML कोड में जो भी एलिमेंट आपने यूज किए बस उसी का हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हायरार्किकल का मतलब समझ में आया ना, इन्वर्टेड ट्री, मतलब ऊपर रूट एलिमेंट होगा, स्टेम होगा, फिर उसके बाद कुछ ब्रांचेस होगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस होंगी, लाइक दिस। तो सबसे पहले रूट एलिमेंट क्या होता है HTML का? HTML होता है ना। कोई भी वेब पेज बनाते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? HTML से। तो डॉक्यूमेंट रूट बन गया HTML। फिर इसके दो पार्ट हुए, सबसे पहले हमने हेड टैग यूज करा, फिर उसके बाद हमने यूज करा है बॉडी टैग, है ना। तो हेड टैग में हमने टाइटल स्पेसिफाई किया है और बॉडी टैग में हमने दो टैग यूज किए, कौन कौन से? पैराग्राफ टैग एंड H1 टैग। तो यहाँ पे देखो आपने इन एलिमेंट को यूज किया है। अब टाइटल के अंदर आपने टाइटल क्या लिखा है? ये टेक्स्ट नोड हो गई। टेक्स्ट नोड, टाइटल में हमने टाइटल मेंशन किया सैंपल DOM, ओके, और पैराग्राफ में हमने ये पैराग्राफ मेंशन किया है, और एलिमेंट H1 में हमने हेडिंग में ये हेडिंग मेंशन किया है। तो ये आपका पूरा बन गया इस HTML का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, दैट इज DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई डाउट? इजीली समझ में आया? यदि एग्जाम में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको HTML कोड दिया हुआ है और क्रिएट करो इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दिया हुआ है क्रिएट करो इसका HTML कोड, तो अब आप इजीली कर सकते हो। कैसे? HTML टेक्नोलॉजी से हमने, ये HTML कोड से हमने एक DOM क्रिएट किया, ये चीज समझ में आई? ओके, सो अब आप इसका यूज कर सकते हो फर्दर CSS में और जावास्क्रिप्ट में भी। ओके, सो कैसे यूज करेंगे वही हम सीखेंगे अब। नाउ आते हैं अब हम CSS पे, दैट इज व्हाट इज CSS।
तो CSS पढ़ने के पहले हमने क्या देख लिया, DHTML देख लिया। DHTML का ही एक पार्ट होता है CSS, डायनेमिक HTML का ही, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, विच इज प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। जैसे HTML वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट यूजेज रूल्स, किसका यूज करता है CSS, रूल्स का यूज करता है। रूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं, ठीक है, कि आप कितने स्टाइल्स का यूज करके, आप ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप वेब पेज को और डेकोरेटिव बना सकते हो, अपने कंटेंट को और अच्छा क्रिएट कर सकते हो। सो CSS यूजेज रूल्स कॉल्ड स्टाइल्स टू डिटरमाइन विजुअल लुक ऑफ कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। देखो, वेब पेज का जो विजुअल लुक है, कंटेंट है, उसे और ज्यादा अच्छा क्रिएटिव करने के लिए हम यहाँ पर CSS में रूल्स का यूज करते हैं, और उन रूल्स को हम एक्सेस करते हैं किसका यूज करके, स्टाइल्स का यूज करके, या उन रूल्स को हम स्टाइल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल नाम का एक टैग भी होगा जिसका हम यूज करेंगे। ओके, सो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। CSS कैन सेट कलर्स, fonts, backgrounds, borders, margins, even the placement of elements on a web page। अब CSS का यूज करके आप क्या क्या सेट कर सकते हो, वेब पेज का कलर, वेब पेज में जो कंटेंट लिखा है उसके फॉन्ट सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, वेब पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो। इवन द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन अ वेब पेज पे कोई एलिमेंट किस जगह पर शो होगा, कोई इमेज कहाँ दिखनी है, ये सारी चीजें आप अलाइनमेंट वगैरह भी सब चीजें सेट कर सकते हो, जैसे HTML में किया था बिल्कुल वैसे ही। बट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां पे आप टैग को इस तरीके से मेंशन करते हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रूल्स स्टाइलर्स होते हैं उनको इसमें मेंशन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। समझ में आया, क्लियर है अच्छे से? तो CSS का काम क्या है ये समझ में आ गया कि CSS का यूज कर करके आप कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, मार्जिन्स, मतलब सारे अच्छे अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। किसका यूज करके, किसकी मदद से, रूल्स और स्टाइल्स का यूज करके, ठीक है। सेम ही है, रूल्स और स्टाइल्स, कोई अलग अलग चीज नहीं है। अब क्या होती है, कैसे यूज करना है वो देखेंगे। सो पहले समझ ले कैस्केडिंग का मतलब क्या हुआ। अब स्टाइल शीट तो आपको क्लियर हो गया ना, स्टाइल और शीट ये क्लियर है, मतलब HTML का यूज करके जो आप वेब पेज बनाने वाले हो, जिसमें आप स्टाइल्स को यूज करने वाले हो, कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, अलाइनमेंट, ये सब चीजों को आप सेट करने वाले हो अलग अलग स्टाइल से, डिफरेंट वे से, ताकि आपका जो कंटेंट है, जो विजुअल लुक है आपका वेब पेज का, वो अच्छा दिख सके। तो वो स्टाइल शीट हुआ। अब कैस्केडिंग का क्या मतलब हुआ, ये जो कैस्केडिंग है इसका क्या मतलब हुआ। The term cascading in cascading style sheets refers to a specific way, जिस तरीके का आप यूज करने वाले हो, जिस मैनर का यूज करने वाले हो अपने वेब पेज को डेकोरेटिव बनाने के लिए, है ना, वो तरीका, वो वे कहलाता है कैस्केडिंग, ठीक है। इन विच वेब ब्राउजर डिटरमाइन विच स्टाइल टू अप्लाई अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, जिसमें वेब ब्राउजर ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है वेब पेज में किस जगह पर। तो कैस्केडिंग का मतलब क्या हुआ, कैस्केडिंग का मतलब हुआ यहाँ पे कि जिस तरीके से, जिस मैनर से, जिसका यूज करके आप अपने वेब पेज को डेकोरेटिव बना रहे हो, तो वेब ब्राउजर उसमें किस तरीके से अप्लाई करने वाला है, वेब ब्राउजर उसे कैसे रेंडर करेगा, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। So this method is called cascade, and when combined with this style sheet, the resultant name is called cascading style sheet. तो cascading style sheet कैसे आया, समझ में आया ना। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कैस्केड कहते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, अपनी स्टाइल शीट को, जिसमें आपने पूरी फॉर्मेटिंग डिफाइन की हुई है वेब पेज की, उस स्टाइल शीट को क्या करोगे, कैस्केड करोगे। उस स्टाइल शीट को आप ब्राउजर को बताओगे रेंडर कैसे करना है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, कैस्केडिंग का मतलब क्या है, स्टाइल शीट का मतलब क्या है। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ CSS। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में बनता है। ये जो भी चीजें बता रही हूँ ना मैं, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन आपका वेबसाइट से शुरू होगा। डिफाइन वेबसाइट, कितने टाइप की वेबसाइट होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, क्या डिफरेंस होता है, क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद DHTML क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, DHTML में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए, ठीक है। इन कंपोनेंट्स का क्या रोल है वो देखा। HTML से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरीके से दिखता है वो देखा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है वो भी देखा, स्टाइल शीट क्या होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वे में ही समझा रही हूँ आपको। ओके, सो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CSS, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेनिफिट्स आपसे 2 नंबर में, 3 नंबर में, कितने भी मार्क्स में पूछ सकते हैं। आपको आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। सो पेजेस डाउनलोड फास्टर, सबसे पहला एडवांटेज कि जो पेजेस हैं वो फास्टर डाउनलोड होते हैं। 50% हम बोल सकते हैं
एज मच, ठीक है। डेवलपर्स हैव टू टाइप लेस कोड, CSS में आपको कम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड वेब पेजेस आर शॉर्टर एंड नीटर, तो वेब पेज क्या होते हैं, जब कोड कम लिखना पड़ेगा तो छोटे वेब कोड होंगे, HTML के जो कोड आप लिखोगे कम लिखना है तो छोटे पेजेस होंगे और नीटर होंगे। द लुक ऑफ साइट इज केप्ट कंसिस्टेंट थ्रू ऑल द पेजेस दैट वर्क ऑफ द पेजेस स्टाइल शीट, जो लुक होगा ना वेबसाइट का, पेजेस का, वो भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, अच्छा होगा, देखने में डेकोरेटिव होगा। अपडेटिंग योर डिजाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस आर मेड मच इजियर, अब CSS में जो मेंटेनेंस होता है, अपडेशन का काम होता है, वो भी इजी हो जाता है, ठीक है। एंड एरर कॉज्ड बाय एडिटिंग मल्टीपल HTML पेजेस ऑकर फार लेस ऑफन, मतलब HTML के कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो जो एरर्स आती है वो CSS में कम होती है। तो ये होगा इसके सारे एडवांटेजेस कि पेजेस जल्दी डाउनलोड होते हैं, कम कोड लिखना होता है, तो आपका जो कोड है, पेज है जो वेब पेज का, वो शॉर्टर होता है, नीटर हो जाता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का जो लुक होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है, ईजी हो जाता है, देखने में भी, समझने में भी। अपडेटिंग योर डिजाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस आर मच इजियर, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है वेबसाइट का, ओके। जो एरर्स के रेट होते हैं, जो एरर आने के चांसेस होते हैं, वो भी CSS में कम होते हैं। तो जो मैंने बताए मेन पॉइंट्स, बस आपको यही लिखकर आना है बेनिफिट्स में, ओके, CSS के। नाउ एडिंग स्टाइल शीट टू अ वेब पेज, अब शुरू होती है कहानी की CSS का यूज करके कैसे आप वेब पेज को क्रिएट करते हो। अभी तक तो हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखा, समझ में आया कि एक्चुअल CSS का यूज कैसे करना है। कैसे आप स्टाइल शीट क्रिएट करते हो वेब पेज के लिए, कैसे आप फॉर्मेटेड स्टाइल शीट को बनाते हो। सबसे पहले द पर्पस ऑफ CSS इज टू सेपरेट द स्टाइल ऑफ अ वेब पेजेस फ्रॉम द कंटेंट। द स्टाइल वेब पेजेस इज डिफाइंड थ्रू स्टाइल्स और अ रूल। अब वेब पेज में आपको कौन सा स्टाइल फॉलो करना है, किन रूल्स को यूज करना है अपने वेब पेज का विजुअल जो लुक है वो बढ़ाने के लिए, किस तरीके की फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है, वो हम स्टाइल्स और रूल्स के थ्रू ही बताते हैं, इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। So now first learn how to define style or a rule. तो स्टाइल और रूल को कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले ये समझते हैं। So to define a rule or a basic formatting style, you must firstly identify which tag you want to affect by rule you are creating. तो अब यहाँ देखो, ये जो रूल और स्टाइल की बात कर रही हूँ ना, तो ये कोई नई चीज नहीं है। HTML में जितने टैग पढ़े हैं ना हमने, बॉडी टैग, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, पैराग्राफ टैग, H1 टैग, H2 टैग, फॉन्ट टैग, ये सारे टैग से ही मिलकर आप रूल्स को डिफाइन करोगे, ओके। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से टैग को क्रिएट करने वाले हो, कौन से टैग का यूज करके रूल क्रिएट करने वाले, स्टाइल क्रिएट करने वाले हो। सो दिस टैग, द टैग विच इज टू बी अफेक्टेड बाय द रूल इज कॉल्ड सिलेक्टर, और उसी टैग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिलेक्टर कहते हैं। सो बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूल्स को ही हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब HTML के किस टैग का यूज करोगे आप डिफाइन करने के लिए रूल को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको हम सिलेक्टर कहते हैं, कि आपने कौन से टैग को सिलेक्ट किया है, ओके। सपोज आपने बॉडी टैग सिलेक्ट किया है, सपोज आपने H1 टैग सिलेक्ट किया है, तो वो सिलेक्टर हो जाएगा। और जब आप उस टैग में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो वो पूरा स्टाइल कहलाएगा, ओके। यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी भी सेट करेंगे। सो वंस यू हैव डिसाइडेड द सिलेक्टर, यदि आपने एक बार टैग को, सिलेक्टर को डिसाइड कर लिया, सपोज बॉडी टैग, H1 टैग, फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग, एक बार यदि आपने डिसाइड कर लिया टैग या सिलेक्टर, द नेक्स्ट स्टेप टू डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा, ओके। कि आप बॉडी टैग में, बॉडी टैग का मतलब क्या होता है कि पूरे वेब पेज में क्या चेंजेस करना चाह रहे हो, है ना। तो सपोज बॉडी टैग का काम हुआ कि पूरे वेब पेज में आपको क्या कंटेंट रखना है, कैसे फॉन्ट रखना है, क्या कलर सेट करना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्टर बॉडी टैग सपोज सिलेक्ट कर लिया, और अब उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है। तो प्रॉपर्टीज हम सेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ सेट करना है आपको वेब पेज का, यदि आपको वेब पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ओके। The way attribute work in HTML, properties of CSS also work in similar way. देखो, जैसे HTML में attribute work करता है ना, किसी टैग का attribute, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर CSS में properties attribute की तरह ही होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से HTML की यदि हम बात कर रहे हैं तो टैग होते हैं, और टैग से एसोसिएटेड उनकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं टैग की। लेकिन जब हम बात करते हैं CSS की, तो टैग को कहते हैं हम यहाँ पर सिलेक्टर, और सिलेक्टर की हम सेट करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज, फाइन।
ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। HTML में जो टैग आप यूज कर रहे हो उसी को CSS में सिलेक्टर कहा है, और टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सपोज बॉडी टैग की बात करते हैं तो BG कलर, बैकग्राउंड, मार्जिन, हाइट, विड्थ, जो भी चीजें हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वही सब यहाँ पर उस सिलेक्टर की कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। ओके, सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो डोंट कंफ्यूज कि टैग क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। टैग और एट्रीब्यूट क्लियर है ना, तो सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज भी क्लियर होगा। और इस पूरे को मिलाकर ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं रूल्स और स्टाइल। जब आप जहां डिफाइन करोगे ना उसी को हम रूल स्टाइल कहेंगे। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से? फाइन। सो दैट इज द प्रॉपर्टीज डिसाइड हाउ द सिलेक्टर एलिमेंट शुड बी रेंडर्ड। तो प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगी कि कैसे सिलेक्टर एलिमेंट रेंडर होगा। इफ यू वांट टू लेवल 3 हेडिंग, यदि आप H3 हेडिंग का यूज करते हो टू हैव अ फॉन्ट एज एरियल, आप फॉन्ट को एरियल सेट करते हो, ठीक है। कलर सेट करते हो फॉन्ट का क्या, रेड। यू विल डिफाइन देम एज प्रॉपर्टीज ऑफ H3 सिलेक्टर। तो मतलब आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, आप जो टैग है ये H3 सिलेक्टर बन गया, और इसकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये क्या बन गई हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं फॉन्ट और कलर, ये क्या बन गए, इसकी प्रॉपर्टीज बन गए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से यूज करेंगे। देखो लिख दिया मैंने कैसे यूज करना है। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, सिलेक्टर, रूल, प्रॉपर्टीज। फाइन। द प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज फॉर अ स्टाइल रूल आर रिटन एज पर दी फॉलोइंग सिंटेक्स। देखो ये लाइन से समझ में आएगा कि द प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज, जैसे फॉन्ट एरियल, कलर रेड, तो कलर की वैल्यू रेड, फॉन्ट एरियल टाइप के होने चाहिए, तो फॉन्ट की वैल्यू एरियल। फॉन्ट और कलर क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, टैग की, सिलेक्टर की, H3 फॉन्ट की, है ना। ऑफ ए स्टाइल रूल आर रिटन एज, और इस पूरे को क्या बोला है, स्टाइल और रूल। क्लियर? उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका ये होता है, ये सिंटेक्स है कि पहले आपको सिलेक्टर लिखना होता है, करली ब्रेसेस ओपन करने होते हैं, और उस सिलेक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है उस प्रॉपर्टी का नाम कॉलन लगा के, वैल्यू सेमी कॉलन से एंड हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम कॉलन लगा के वैल्यू लिखना है, देन सेमी कॉलन से एंड कर देना है। तो ये हो गया क्या, प्रॉपर सिंटेक्स, कि किस तरीके से आपको CSS में सिलेक्टर्स को, स्टाइल्स को, रूल्स को डिफाइन करना है, कैसे प्रॉपर्टीज को सेट करना है। दिस मीन्स वन रूल ऑफ हेडिंग 3 विल बी रिटन एज। अब इसका एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, H3 लिखा सिलेक्टर की प्लेस पर। कौन सा टैग यूज कर रहे हो, कौन सा सिलेक्टर है, H3। H3 पता है ना, हेडिंग फॉन्ट्स वाले टैग्स पढ़े थे हमने, हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5, है ना, जिसमें H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है, वैसी H3 होती है। तो H3 टैग यूज कर रहे हैं, जिसमें H3 में जो भी लिखोगे आप उसका फॉन्ट कैसा होगा, एरियल टाइप का होगा, और जो लिखने वाले हो उसका कलर कैसा होगा, टेक्स्ट का रेड कलर होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली और कलर ये क्या हो गए, इस H3 सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गए, और एरियल और रेड क्या हो गए, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो गई। जैसे एट्रीब्यूट की वैल्यू इक्वल लगा के लिखते हैं, वैसे यहाँ पे आपको कॉलन लगा के लिखना है, और कॉमा से वहां हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन से सेपरेट करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो क्या लिखा है यहाँ हमने, H3 सिलेक्टर है और अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू द डिक्लेरेशन। इस तरीके से आप एक स्टाइल और रूल को डिक्लेयर करते हो CSS में। डिफरेंस समझ में आ गया ना। यदि इसी लाइन को हम उसमें लिखते हैं, किस में लिखते हैं हम इसको, HTML में, तो हम इस तरीके से टैग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम फॉन्ट सेट करते हैं, इज इक्वल्स टू एरियल लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, कलर सेट करते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, कुछ इस तरीके से हम सेट करते हैं ना, और यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, इसको एंड कर देते हैं। तो ये HTML का तरीका था। अब CSS में कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से? फाइन, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डिफाइनिंग स्टाइल रूल्स। अब देखो ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यदि एग्जाम में ऐसा आता है कि स्टाइल्स को, रूल्स को डिफाइन करने के लिए, सिलेक्टर और प्रॉपर्टी और इन सबको डिफाइन करने के लिए किन रूल्स का यूज करते हो, कौन से ऐसे नियम है, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, ऐसा क्वेश्चन यदि आता है कि व्हाट पॉइंट्स शुड यू रिमेंबर व्हाइल यू डिफाइन द रूल्स और अ स्टाइल, तब आप क्या लिख कर आओगे, है ना। लिखना तो आता है हमें CSS स्टाइल में, तब ये लिख कर आना क्या, कि द सिलेक्टर इज यूजुअली द नेम ऑफ द टैग। सिलेक्टर क्या होता है, जनरली HTML में जो टैग यूज करते हैं उसी का नाम होता है। ठीक है, विदाउट इट्स एंगुलर ब्रैकेट्स, वहां एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं HTML में, यहाँ पे बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के लिखते हैं उन्हीं टैग को, जिन्हें सिलेक्टर कहते हैं। द ब्रैकेट्स आर कर्वी। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट आप लगाने वाले हैं वो कर्वी ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरीके के, एंड नॉट स्क्वायर और अ राउंड ब्रैकेट। ना तो आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, ना ये यूज नहीं करना है। कर्ली ब्रैकेट्स, कर्वी ब्रैकेट्स ही यूज करना है।
आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम देयर इज अ कॉलन, हर एक प्रॉपर्टी के बाद में आपको कॉलन लगाना है। जैसे वहां पे हम इक्वल लगाते हैं, यहाँ आपको कॉलन लगाना है, और कॉलन लगा के प्रॉपर्टी, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। ईच प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू इस तरीके से। कॉम्बिनेशन इज टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, जब आप ये लिखते हो तो ये टर्मिनेट किससे होगा, सेमी कॉलन से। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम एंड इट्स वैल्यूज, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं कि हम एक सिलेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे जो वेब पेज होगा उसमें ये इस तरीके से अप्लाई होगा। ओके, सो ये हो गए क्या, रूल्स जो मैंने अभी बताए। क्लियर? नाउ if you want to give similar formatting to multiple selectors, you can write them together with comma at selectors place. Example, following rules apply same formatting styles to H2, H4, H6. अब आपका एक वेब पेज है, उस वेब पेज में आपने अलग अलग हेडिंग स्टाइल में कुछ लिखा हुआ है। अब आप तीनों पे एक ही जैसे क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, एक जैसी फॉर्मेटिंग, तो आप क्या करोगे, क्या 3 बार उनको अप्लाई करोगे, 3 बार उन सिलेक्टर को लिखोगे? नहीं, आप उन्हें इस तरीके से एक से ज्यादा सिलेक्टर को यदि सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कॉमा लगा के भी मेंशन कर सकते हो। देखो ये भी फैसिलिटी सीएसएस दे रहा है कि H2, H4, H6 तीनों हेडिंग जो स्टाइल्स है, उन तीनों हेडिंग में कलर भी सेम रखना है, तीनों हेडिंग का फॉन्ट भी सेम रखना है ना। तो क्या करना है आपको कि अलग अलग इन्हें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। सीएसएस में आप कॉमा लगा के एक से ज्यादा सिलेक्टर को एक साथ लिख सकते हो, और कर्ली ब्रेसेस में फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। जैसे कलर ग्रे, तो H2, H4, H6 तीनों हेडिंग्स का कलर ग्रे हो जाना है, और तीनों हेडिंग के जो फॉन्ट है वो वर्देना सेट हो जाने हैं, जो भी आपको सेट करना है, टाइम्स न्यू रोमन, वर्देना, एरियल, एरियल ब्लैक, चॉइस इज योर्स। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर्स को भी आप सेट कर सकते हो एक सेम फॉर्मेटिंग रूल में। सो ये भी क्लियर हुआ ना कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग सिलेक्टर यूज करना है। आप यदि एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग, मतलब सेम फॉर्मेटिंग एक से ज्यादा टैग्स में हो रही है, एक से ज्यादा सिलेक्टर में हो रही है, तो आप मल्टीपल सिलेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कॉमा से सेपरेट करके। ओके, सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्टाइल शीट्स में सिलेक्टर्स को यूज करना है, ठीक है। अब कितने तरीके की स्टाइल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 ways ऑफ एडिंग स्टाइल शीट्स टू अ वेब पेज। अपने वेब पेज में इन फॉर्मेटेड स्टाइल शीट को ऐड करना है तो उसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, इनलाइन, कि आप इनलाइन स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो, इनलाइन। दूसरा इंटरनल, आप इंटरनल स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी क्रिएट कर सकते हो और फिर उन्हें अपने वेब पेज के साथ में अटैच कर सकते हो। समझ में आया? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दिस 3 आर द वेज टू एडिंग स्टाइल शीट्स टू अ वेब पेज। अब इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में आपको अलग से कोई शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो आप नॉर्मल HTML लिख रहे हो कोड, जहां पे आप अपने वेब पेज को बनाने के लिए नॉर्मल HTML कोड लिखते हो, बस वहीं पे आप एम्बेड कर सकते हो, वहीं पे आप अपनी स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हो। सो स्टाइल्स आर एम्बेडेड राइट विद इन दी HTML कोड दे अफेक्ट। आप स्टाइल्स को, इनलाइन स्टाइल्स को क्या कर सकते हो, उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, HTML टैग्स का यूज कर रहे हो, वहीं पे आप तुरंत क्या कर सकते हो, स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो, सिलेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करवानी है। देन दूसरा होता है इंटरनल, स्टाइल्स आर प्लेस्ड विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज एंड देन अफेक्ट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग टैग्स ऑन द पेज। अब इंटरनल स्टाइल शीट्स में कैसे क्रिएट किया जाता है, इंटरनल स्टाइल शीट में जो हेडर पोर्शन होता है, मतलब जो हेड टैग होता है, HTML डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, HTML टैग लिखते हो, उसके बाद हेड टैग लिखते हो, तो हेड टैग में आप क्या कर सकते हो, स्टाइल को डिफाइन कर सकते हो जो पूरे डॉक्यूमेंट में अफेक्ट करेगा। पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी स्टाइल आपने फॉर्मेटिंग डिफाइन किए वो पूरे होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा। ओके, सो यहां पर हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं कहां पर, हेडर इंफॉर्मेशन में वेब पेज की, जब आप HTML कोड लिखते हो। ओके, एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट होती है, यहां पर आप एक अलग से वेब पेज बनाते हो जिसमें आप सारे सिलेक्टर्स को, रूल्स को, स्टाइल्स को डिफाइन करते हो और उसे आप CSS से सेव करते हो, और सेव करने के बाद में फिर आप उसे अटैच करते हो कहां पर, सारे वेब पेजेस में जिसमें आपको वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे आप HTML कोड के साथ में कुछ भी
एम्बेड नहीं कर रहे हो, ना इनलाइन ना इंटरनल, किसी तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, आप अलग से एक वेब पेज बना रहे हो, एक अलग से CSS स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हो और उसे हम अटैच कर रहे हैं। सो स्टाइल्स आर कोडेड इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं वो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में बनाई जाती है, देन रेफरेंस्ड फ्रॉम विद इन द हेडर ऑफ द एक्चुअल वेब पेज। फिर जिस भी वेब पेज के साथ में आपको उस स्टाइल को रेफरेंस करना है, अटैच करना है, आप हेडर पोर्शन में ही स्टाइल को अटैच कर सकते हो, उस फाइल को अटैच कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। एक तरीके से हम वेब पेजेस के साथ में उस स्टाइल्स को लिंक कर सकते हैं CSS में। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीनों क्या हुई? फाइन। अब एज पर कैस्केडिंग ऑर्डर द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ स्टाइल्स इज, अब इनके भी प्रेसिडिंग ऑर्डर्स होते हैं, प्रेसिडेंस होते हैं कि हायर किसकी प्रेसिडेंस होती है। सो सबसे ज्यादा जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो इनलाइन की होती है, क्योंकि इजी होता है, आप HTML कोड में डिफाइन कर सकते हो इजीली। फिर इंटरनल की होती है, देन एक्सटर्नल की होती है। तो ये होती है इनकी हायर प्रेसिडेंस, इस तरीके से प्रेसिडेंस हाई होती जाती है। ओके, सो इनलाइन स्टाइल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनलाइन स्टाइल्स आर क्रिएटेड विद इन द HTML कोड ऑफ द वेब पेज, दैट इज व्हाई दिस आर कॉल्ड इनलाइन स्टाइल्स। तो अब ये समझ में आ गया ना कि जो HTML कोड जब आप लिखते हो, HTML टैग का यूज करते हो, एट दैट टाइम आप क्या करते हो, स्टाइल्स को अप्लाई करते हो, तो उसी को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। यहाँ पे अलग से आपको कोई फाइल नहीं बनानी है। इन दिस स्टाइल्स डिक्लेरेशंस आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अब यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन आप कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हो, जो फॉर्मेटिंग करने वाले हो, उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करना है। जब इनलाइन स्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी स्टाइल शीट आप क्रिएट करने वाले हो, जो भी स्टाइल्स आप अप्लाई करने वाले हो, वो डबल कोट्स में लिखी जाती है। Also in line styles the declarations are specified as value of style attribute। कैसे स्पेसिफाई करना है डबल कोट्स में? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को, और जो भी वैल्यू होगी ना वो स्टाइल एट्रीब्यूट का इज इक्वल्स टू लगा के डबल कोट्स में वैल्यू को लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कैसे इसको यूज करना है वो देखते हैं अब इसके सिंटेक्स के साथ। तो सिंटेक्स ऑफ इनलाइन स्टाइल कुछ इस तरीके से, एलिमेंट और टैग नेम। HTML कोड आप कर रहे हो, आप एलिमेंट और टैग का यूज करते हो। आप HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, फॉन्ट टैग, H1 टैग, H2 टैग, टेबल टैग, डिफरेंट टाइप के टैग्स का यूज करते हो, राइट। तो आपको टैग का नाम लिखना है और एक एट्रीब्यूट यूज करना है स्टाइल अप्लाई करने के लिए, स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल। तो देखो टैग को डिफाइन करते टाइम ही आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक इनलाइन स्टाइल का यूज कर रहे हो, इज इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में आपको उस स्टाइल का डिक्लेरेशन लिख देना है। तो डिक्लेरेशन कैसे करना है, प्रॉपर्टीज कैसे लिखना है, वैल्यू कैसे लिखना है, वो हमने देखा। फाइन। अब इसका एग्जांपल देखो, सपोज हम H3 टैग डिफाइन कर रहे हैं कोड में, तो H3 मतलब हेडिंग 3 है ना। स्टाइल इक्वल्स टू, ये हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स में डिफाइन कर दी स्टाइल कि H3 का जो फॉन्ट फैमिली होगा, है ना, जो भी उसकी फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी होगी वो किस तरीके की होगी, एरियल टाइप की। मतलब H3 हेडिंग में जो भी फॉन्ट होंगे वो एरियल टाइप के होंगे। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट टैग अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, H3 टैग में एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टली यूज कर लिया। फाइन। सो H3 एलिमेंट है और फॉन्ट फैमिली इज इक्वल्स टू एरियल, ये हमने स्टाइल को डिक्लेयर किया है विद द एट्रीब्यूट स्टाइल। ओके, समझ में आया। सो यू कैन ओमिट द एंडिंग सेमीकोलन एज इट इज ऑप्शनल। आप यहाँ पे सेमीकोलन को भी ऑप्शनल है एंड वो अवॉइड कर सकते हो। फाइन। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं। सो ये पूरा HTML कोड है टू डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ इनलाइन स्टाइल। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, HTML कोड स्टार्ट किया, टाइटल सेट किया, टाइटल में हमने लिखा इनलाइन स्टाइल्स, बॉडी टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग स्टार्ट किया। अब टेबल टैग में हमने स्टाइल का यूज किया है, इनलाइन स्टाइल का। तो यहाँ पे हमने यूज किया स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज स्मॉल। मतलब जो भी टेबल क्रिएट होगी इस टेबल टैग से, जिसमें रो कॉलम कंटेंट सेल होगा, उसका स्टाइल कैसा हो जाएगा उस टेबल का, कि उसकी फॉन्ट फैमिली, मतलब उसमें टेबल में जो भी लिखे होंगे फॉन्ट वो एरियल टाइप के होंगे, और फॉन्ट का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, दो प्रॉपर्टी यूज की है, दो स्टाइल्स का यूज किया है, और उनकी वैल्यू को भी स्पेसिफाई किया है कॉलन लगा के। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। ये हमने जब HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पर एक टैग के साथ में हमने इन लाइन, उसी टैग के साथ में हमने इस स्टाइल को डिफाइन किया। फिर हमने टेबल क्रिएट करी TR,
है ना। और पहले टेबल की हमने क्या क्रिएट करी, हेडिंग। तो देखो टीएच टैग के साथ की हेडिंग भी कैसी होनी चाहिए, वही हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर दिया, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हमने ये बताया कि जो हेडिंग है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो कलर प्रॉपर्टी हो गई और ब्लू उसकी वैल्यू हो गई, और ये पूरी एक स्टाइल हो गई। एक रूल हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, किसके लिए, टेबल की हेडिंग के लिए, टीएच टैग में। ठीक है, तो टेबल की हेडिंग क्या है, राइटर्स नेम, और राइटर्स नेम आपको ब्लू कलर का दिखेगा। ये टेबल हेडिंग क्लोज हो गया यहाँ। दूसरी टेबल हेडिंग हमने क्रिएट करी जिसमें स्टाइल हमने कलर ग्रीन सेट कर दिया। देखो फिर से स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है ना टेबल हेडिंग में, और कलर क्या सेट कर दिया हमने, ग्रीन। देन सेकंड हेडिंग क्या होगी, प्राइमरी जेंडर। ठीक है, फिर ये एक रो पूरी क्रिएट हो गई जिसमें दो हेडिंग है, दोनों हेडिंग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, पूरी टेबल में भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद में दूसरी रो क्रिएट करी, और उसके बाद जो रो हमने क्रिएट करी उसमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू देखते हैं इसको। देन इसके बाद हमने दूसरी टेबल क्रिएट करी, और दूसरी टेबल में हमने कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है। देखो ये टेबल हेडिंग, राइटर्स नेम, टेबल हेडिंग, प्राइमरी जेन, ठीक है, और पूरा फिर उसका डेटा क्रिएट किया हुआ है टेबल हेडिंग के साथ, है ना। तो यहाँ हमने कोई भी इनलाइन स्टाइल यूज नहीं किए। तो ये जो सेकंड वाली टेबल है, द सेकंड टेबल हैज नो स्टाइल टैग। लेकिन जो पहली टेबल है इसमें जो हमने क्रिएट की, ये जो पहली टेबल है, ये देखो यहाँ टेबल टैग से टेबल टैग लास्ट तक जाएगी, वहां पे यहाँ पे आपने 3 स्टाइल टैग को यूज किया है। ठीक है, कहां पर, इनलाइन स्टाइल टैग में, ये 3 स्टाइल टैग को हमने यूज किया है। तो इनलाइन स्टाइल के साथ ये टेबल बनी है, ठीक है, और बिना इनलाइन स्टाइल के साथ ये वाली टेबल हमने क्रिएट की है। अब जब आप इसको फाइल को सेव करोगे .html से और वेब ब्राउजर पे एक्सेस करोगे तो कुछ इस तरीके से टेबल आपको दिखेगी। अब आप सोच रहे हो यहाँ टेबल तो दिख नहीं रही है, क्यों, क्योंकि टेबल की बॉर्डर हमने सेट नहीं की है। हमने टेबल में स्टाइल सेट किया था कि जो हेडिंग है पहली वो राइटर नेम ब्लू कलर का होगा, और दूसरी जो हेडिंग होगी पहली रो की वो प्राइमरी जेंडर जो हेडिंग है वो ग्रीन कलर की होगी। उसके बाद ये जो पूरी टेबल है ना, ये पूरी टेबल आपकी कैसी होगी, एरियल फॉन्ट की होगी, और फॉन्ट साइज स्मॉल होगा। ये सेट किया था हमने। ठीक है, तो ये पूरी सेटिंग आपको इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे हमने एक लाइन में, मतलब टेबल हेडिंग में पूरी टेबल क्रिएट करी, वहां अलग अलग बोल सकते हैं टैग के साथ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर दिया फॉर्मेट करने के लिए। लेकिन जब दूसरी टेबल हमने बनाई तो उसमें हमने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करी, तो ये आपकी डिफॉल्ट टेबल क्रिएट हुई है बिना स्टाइल एट्रीब्यूट के, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। तो अब आपको इनलाइन स्टाइल समझ में आया। क्या होता है कि जब आप कोई HTML कोड लिख रहे हो और उसमें किसी एलिमेंट, किसी टैग के साथ में आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो आप देखो दोनों सेम टेबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लिया टैग के साथ, और यहाँ नहीं यूज किया है। तो दोनों में डिफरेंस देखो किस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो ये नॉर्मल HTML की बात हुई, और ये हमारी डायनेमिक HTML जिसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। ओके, और आपको ये चीज समझ में आई। फाइन, इसका प्रैक्टिकल भी हो चुका है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है जिसमें ये पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में समझाया है प्रैक्टिकल के साथ। ओके, अब देखते हैं हम इंटरनल स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्लियर। इंटरनल स्टाइल में क्या होता है, इसे हम कहते हैं एम्बेडेड स्टाइल भी। क्या कहते हैं इसे हम, एम्बेडेड स्टाइल भी। इनलाइन स्टाइल में हमने क्या देखा, इनलाइन स्टाइल में हमने देखा कि हमने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। किसका यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट का। किसमें, इनलाइन स्टाइल में। अब हम इंटरनल स्टाइल देख रहे हैं, तो इंटरनल स्टाइल में क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, स्टाइल टैग का। एक टैग बना लेंगे हम स्टाइल नाम से, जिसका यूज करेंगे कहां पर, HTML कोड के हेडर सेक्शन में। HTML टैग के हेडर सेक्शन में हम इस टैग का यूज करेंगे इंटरनल स्टाइल में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड स्टाइल भी कहते हैं। सो एन इनलाइन टैग स्टाइल अफेक्ट दैट ओनली एलिमेंट विच डिक्लेयर इट। अब इनलाइन स्टाइल में जहां पे जिस टैग में आप लिख रहे हो स्टाइल एट्रीब्यूट को, बस उसी लाइन को ही अफेक्ट करेगा, वो पूरे होल डॉक्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। देखा था ना अभी हमने कि जिस लाइन में आपने लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट को, बस वही लाइन ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की सेट हुई है ना, बाकी पूरा होल डॉक्यूमेंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन आप चाहते हो कि पूरे होल डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो, जहां जहां टेबल टैग लगे, जहां जहां TH टैग आए, हेडिंग टैग आए, वहां वहां सब जगह पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाए। जब आप ऐसा चाहते हो तब आप इंटरनल स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू यूज सिमिलर फॉर्मेटिंग फॉर ऑल टैग्स ऑफ सेम टाइप के टैग्स यदि बार बार एक HTML पेज में यूज हो रहे हैं और वहां पे सेम फॉर्मेटिंग बार बार अप्लाई हो जाए, देन यू शुड यूज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स रादर देन इनलाइन स्टाइल्स, okay, that are applicable to the entire web page in which they are placed। तो अभी इनलाइन और इंटरनल
स्टाइल, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। इनलाइन एक सिंगल लाइन को अफेक्ट करेगी और इंटरनल पूरे होल डॉक्यूमेंट में यदि सेम टैग बार बार यूज हो रहा है तो उस पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करेगी। इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, इंटरनल में हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे स्टाइल टैग देखते हैं चलो। तो इनलाइन तो समझ में आया, अब इंटरनल स्टाइल देख लें। सो टू क्रिएट एन एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल, इंस्टेड ऑफ एडिंग स्टाइल एट्रीब्यूट to a tag, you need to use style tag to contain all instructions for the page. The style element must have type equals to text oblique CSS as an attribute for the browser to read style rules, that is CSS property. To embed a style sheet, you can use style tag only within the head tag. क्या बताया यहाँ 3 पॉइंट में कि स्टाइल टैग को कैसे यूज करना है। एम्बेडेड स्टाइल और इंटरनल स्टाइल में हमें यूज करना है सबसे पहले स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग का एक एट्रीब्यूट भी यूज करना है जिसका नाम है टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। और इस स्टाइल टैग को कहाँ पे यूज करना है पूरे HTML कोड में, हेड टैग में आपको यूज करना है। जैसे हेड टैग में टाइटल यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम हेड टैग में क्या करेंगे, हेडर पोर्शन में स्टाइल टैग का यूज करेंगे। ओके, समझ में आया। सिंटेक्स देखो कैसे यूज करना है। ये लिखा है हमने हेड टैग, हेड टैग में हमने एक स्टाइल टैग का यूज किया, उसका एट्रीब्यूट ये है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, कि आप स्टाइल जो भी अप्लाई करने वाले हैं वो कैसे स्टाइल है। ठीक है, तो द स्टाइल डेफिनेशन फॉर डिफरेंट टैग्स गिवन हियर विल फॉर्म द इंटरनल स्टाइल शीट फॉर द वेब पेज। फाइन। और CSS रूल्स भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। CSS रूल्स मतलब जो भी आपको H3, H4 हेडिंग्स में चेंजेस करने, पैराग्राफ में, फॉन्ट में, जो भी आपको रूल्स डिफाइन करने ना, वो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो इस स्टाइल टैग में। ये स्टाइल टैग को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, देन हेड टैग क्लोज हो गया। तो हेड टैग के अंदर जैसे टाइटल डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्टाइल टैग को डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स समझ में आ गया कैसे यूज करना है। स्टाइल टैग लिखना है, उसका एक एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट यूज करना है। ओके, अब कैसे एग्जांपल देखो। हेड टैग हमने लिखा, स्टाइल टैग लिखा, उसमें टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ है। देन उसके बाद देखो हमने यहाँ पे CSS को डिफाइन किया है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS रूल सिलेक्टर्स को डिफाइन कर दिया है ना। H3 सिलेक्टर है, फॉन्ट फैमिली वर्देना, कलर ब्लू। तो ये हमने एक CSS रूल को कहां पर डिफाइन किया है, इंटरनल स्टाइल शीट के फॉर्म में डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग एंड विद इन द हेड टैग ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट। ओके, प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, समझ में आया। तो ये CSS रूल आपने यहाँ पे H3 टैग के लिए डिफाइन किया है, स्टाइल टैग को एंड किया है, हेड टैग को एंड किया है स्लैश के साथ। ओके, क्लियर हुआ किस तरीके से डिफाइन करना है। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि CSS में सिलेक्टर्स, रूल्स, प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, वही सेम एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, जो अभी हमने देखा टेबल के ऊपर वैसा ही बिल्कुल। अभी इनलाइन में क्या देखा था कि एक टेबल थी जिसमें हमने इनलाइन स्टाइल का यूज किया था, उसमें चेंजेस हुए थे। लेकिन जिस टेबल में हमने इनलाइन स्टाइल्स का यूज नहीं किया, स्टाइल एट्रीब्यूट में, उसमें चेंज नहीं हुए थे। अब इंटरनल एम्बेडेड स्टाइल देखो, HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स स्टाइल टैग का यूज कर रहे हैं टाइटल के बाद। ये हेड टैग है आपका, यहाँ क्लोज हो रहा है, इसमें पहला टैग टाइटल है, दूसरा टैग स्टाइल है। स्टाइल में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और CSS, और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मेटिंग। ध्यान से देखना कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम, टेबल पर, कि टेबल टैग एक टेबल सिलेक्टर होगा। जहां भी आप नीचे प्रोग्राम में, आप अपने कोड में टेबल टैग का यूज करोगे, हर टेबल की फॉन्ट एरियल हो जाएंगे, फॉन्ट साइज स्मॉल हो जाएगा, और कलर जो हो जाने वाला है वो ब्लू हो जाने वाला है। नाउ हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्रिएट करना शुरू किया। पहली टेबल में ये हमने 3 रो क्रिएट कर ली, जिसमें 2 हेडिंग है, राइटर, प्राइमरी, जेन, और ये उसकी वैल्यूज है, फर्दर डेटा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। दूसरी टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट करी, अनदर टेबल, ये पहली टेबल यहाँ क्लोज हो गई। दूसरी टेबल ये क्रिएट करी, दूसरी टेबल में भी हमने प्रॉपर डेटा क्रिएट किया हुआ है। बॉडी टैग क्लोज किया, टेबल टैग क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब टेबल कैसे क्रिएट करनी है सभी को पता है ना, टेबल टैग अच्छे से समझ में आता है। तो अब यहाँ पे आउटपुट देखो आप क्या आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, हमने क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, हमने स्टाइल टैग में क्या लिखा था कि टेबल जहां पे भी क्रिएट होगी इस वेब पेज में, जहां टेबल टैग मिलेगा वहां पे फॉन्ट एरियल होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, कलर ब्लू होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी को फॉलो किया गया पूरे वेब पेज में। 2 बार टेबल क्रिएट की गई। तो ये आपकी पहली टेबल है जिसमें देखो ब्लू
हो गया फॉन्ट कलर, एरियल हो गए फॉन्ट के टाइप, फॉन्ट फैमिली, और साथ ही आप देखो हेडिंग भी ब्लू कलर से शो हो रही है और पूरा डेटा भी ब्लू कलर से शो हो रहा है। ये दूसरी टेबल यहाँ पे हमने क्रिएट करी है, तो दूसरी टेबल में भी देखो आपको सारी चीज ब्लू कलर से शो हो रही है। फॉन्ट भी आपको कैसे शो हो रहे हैं, एरियल शो हो रहे हैं, और साइज भी स्मॉल है ना। सो ये टेबल 1 जो हमने क्रिएट करी पहले, और ये टेबल 2, और अब दोनों में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई हुई है, किसकी मदद से, स्टाइल टैग की मदद से। स्टाइल टैग हमने डिफाइन किया कहां पर, किस टाइप की सीएसएस में, किस टाइप की स्टाइल शीट में, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट में। तो इनलाइन और इंटरनल दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, है ना, क्लियर है ये चीज। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, कैसे डिफाइन की जाती है ना। सो एक्सटर्नल ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड स्टाइल शीट। इंटरनल मतलब एम्बेडेड स्टाइल शीट और एक्सटर्नल मतलब लिंक्ड स्टाइल शीट। देखो इन तीनों में डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, है ना, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी डिफरेंस आ सकता है। So style sheet carries essentially the same information as an internal style sheet in the sense that external style sheet is contained in own text file and then referenced within the web page। मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ना ही स्टाइल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे तो हम एक अलग से वेब पेज बनाते हैं, एक अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें सारी स्टाइल्स को डिफाइन कर देते हैं, और उसको फिर हम लिंक कर देते हैं किससे, अलग अलग वेब पेजेस से। एक से ज्यादा वेब पेजेस के साथ में आप उसको लिंक कर सकते हो। सो ये कहानी है किसकी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। समझ में आया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ना आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, ना स्टाइल टैग यूज करना है अपने HTML कोड में। आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उसको CSS से सेव कर देना है। CSS स्टाइल शीट आपकी क्रिएट हो जाने वाली है, और उसको बस आपको क्या करना है, उसको आपको लिंक कर लेना है हर एक वेब पेज के साथ जिसके साथ आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। सो इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट देयर इज अ नो स्टाइल टैग और नो स्टाइल एट्रीब्यूट। वही लाइन लिखी जो मैंने बताई। An external style sheet is simply a collection of CSS rules and has an extension of .css। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, CSS रूल्स का, सिलेक्टर्स का कलेक्शन है। आप बहुत सारे रूल्स सिलेक्टर्स को एक साथ डिफाइन कर सकते हो, और उसको सेव करोगे आप किस एक्सटेंशन से, .css से। कैसे करेंगे देखते हैं। सो क्रिएटिंग एंड सेविंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को क्रिएट करना है, सेव करना है, तो किन स्टेप्स को फॉलो करना है, बार बार बताया मैंने, फिर से बता रही हूँ। CSS फाइल और ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल जस्ट एज HTML फाइल, है ना, जैसे HTML फाइल बनाते हो वैसे एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल आपको बनानी है। दिस मीन्स दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, नोटपैड कैन क्रिएट अ स्टाइल शीट। जैसे कि आप एक नॉर्मल नोटपैड में नॉर्मल फाइल क्रिएट करते हो ना, HTML फाइल, बिल्कुल उसी तरीके से आप CSS फाइल भी क्रिएट कर सकते हो नोटपैड में। अब कैसे करना है नोटपैड में क्रिएट, नोटपैड को ओपन कर लेना है, ठीक है। टाइप ऑल CSS रूल्स, जो भी CSS रूल्स है जिस तरीके से मैंने क्रिएट करना बताएं, टैग का नाम लिखना है, कर्ली ब्रेसेस लिखना है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लिखना है, और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखना है। फिर सेमीकोलन लगा के आप ऐसे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यूज लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से सारे CSS रूल्स को डिफाइन कर लेना है, ठीक है, बिना स्टाइल टैग और बिना स्टाइल एट्रीब्यूट के, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। कैसे, इस तरीके से, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू कर्ली ब्रेसेस में। यही तो पढ़ा हमने अभी तक। फाइनली सेव योर फाइल टू गिव द एक्सटेंशन .css। जब आपने एक बार फाइल क्रिएट कर ली नोटपैड में CSS फाइल, तो उसको सेव करो। सेव करने के साथ एक्सटेंशन क्या रखना है, .css। यही डिफरेंस है बस, कि HTML फाइल आप क्रिएट करते हो तो .html से सेव करते हो, लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब क्रिएट करते हो तो उसे हम .css के साथ सेव करते हैं, ताकि वो एक स्टाइल शीट क्रिएट हो सके, और उसको फिर हम अब लिंक करेंगे। ओके, सो कैसे क्रिएट करना, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसका नाम है style.css। मैंने उसको style.css से ही सेव किया हुआ है। ये हमने नोटपैड खोला, नोटपैड में ये हमने पूरे सिलेक्टर्स लिख दिए, इस तरीके से एक फाइल बना दी। देखो बॉडी सिलेक्टर यूज किया है, H1, H2, पैराग्राफ, टेबल, ये 4-5 सिलेक्टर यूज करे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया है। बॉडी मतलब कि जो भी आपका वेब पेज होगा उसका बैकग्राउंड सियान कलर सेट हो जाएगा, उसमें जो मार्जिन होगी, टॉप मार्जिन, वो 20px होगी। फॉन्ट अब H1, अब जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 यूज करोगे तो हेडिंग 1 का फॉन्ट वेट बोल्ड होगा, मतलब कि फॉन्ट कैसे होंगे, हेडिंग के बोल्ड होंगे। जो हेडिंग है उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, सेंटर होगा, कलर होगा रेड, और फॉन्ट का जो फैमिली है, फॉन्ट जिस स्टाइल में लिखे होंगे वो एरियल होगा। हेडिंग 2 बोल्ड होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, हेडिंग 2 का कलर ब्लू होगा। पैराग्राफ जब आप लिखोगे तो पैराग्राफ में मार्जिन जो होगी वो 4 होगी, बॉटम मार्जिन और टॉप मार्जिन भी 4 होगी। टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो टेबल में जो बॉर्डर का स्टाइल होगा वो सॉलिड होगा, टेबल की बॉर्डर का स्टाइल।
बॉर्डर की विड्थ 3 होगी, बॉर्डर का कलर व्हाइट होगा और टेक्स्ट जो होंगे टेबल के अंदर जस्टिफाई होंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने नोटपैड में एक CSS फाइल क्रिएट करी। ये हमने सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए अलग अलग टैग्स के लिए, ठीक है। और इसे हमने सेव कर दिया style.css नाम से। जब आपने इसको सेव कर दिया तो अब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? सो वंस अगेन ओपन द HTML कोड। अब जहां भी आपने कोई HTML पेज बनाया हुआ है, HTML कोड लिखा हुआ है, उसे ओपन कर लेना है और वो जो style.css नाम की हमने जो फाइल बनाई है उसे हमें करना है लिंक्ड विद द एक्सटर्नल style.css के साथ। अब कैसे लिंक करना है, लिंक कैसे करोगे? तो लिंक करने के लिए यहां पे हम एक टैग का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं लिंक टैग। किसका यूज करेंगे? लिंक टैग का। तो लिंक टैग को भी कहां डिफाइन किया जाता है? हेड टैग के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। जैसे हेड टैग में आप स्टाइल टैग को डिफाइन करते हो, टाइटल टैग को डिफाइन करते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे लिंक टैग को भी डिफाइन करते हो। और लिंक टैग के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? जैसे स्टाइल का टाइप एट्रीब्यूट हमने देखा ना इंटरनल में, बिल्कुल उसी तरीके से लिंक टैग का क्या एट्रीब्यूट होंगे? REL, टाइप और HREF, ठीक है। सो हियर यू कैन स्किप द पाथ ऑफ CSS फाइल इफ द CSS फाइल इन द सेम डायरेक्टरी एज दैट ऑफ योर वेब पेज, अदरवाइज यू नीड टू इंक्लूड द पाथ ऑफ द CSS फाइल ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो, यदि CSS फाइल आपकी सेम ही डायरेक्टरी में, सेम ही फोल्डर है जहां पर आपकी HTML फाइल भी है, तो आप पाथ लिखना जरूरी नहीं है, पूरा पाथ मत लिखो, ठीक है। आप डायरेक्टली CSS फाइल का यूज कर सकते हो style.css का। तो यहाँ पे जो 3 एट्रीब्यूट है, पहले इनके बारे में डिस्कस कर ले कि आपका जो पहला वाला एट्रीब्यूट है वो क्या है, किस तरीके की फाइल है आपकी जिसको आप रिलेट करने वाले हो। स्टाइल शीट है। टाइप कैसा है? टेक्स्ट फाइल है या CSS फाइल है? और किससे आप लिंक कर रहे हो, उसका फाइल का नाम है ना। जैसे एंकर टैग में HREF लिखते थे ना कि किस लिंक पे क्लिक करोगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, बिल्कुल उसी तरीके से HREF एट्रीब्यूट भी होता है लिंक का, जिसमें हम उस CSS फाइल का नाम लिखेंगे जो हमने क्रिएट की है। फाइन, कैसे यूज करना है? हेड टैग के अंदर देखो लिंक, REL, स्टाइल शीट, टाइप और HREF इस तरीके से यूज कर देना है। जैसे हमने हेड टैग में अभी स्टाइल टैग देखा, बिल्कुल उसी तरीके से लिंक टैग का यूज करना है। So link tag added inside header section to the link to an external sheet। जो एक्सटर्नल शीट आपने नोटपैड में बनाई CSS एक्सटेंशन के साथ, उसको लिंक करने के लिए हेड टैग में हम लिंक टैग का यूज करेंगे। ओके, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। फाइन, सो अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे, वही सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा, ठीक है। टाइटल हमने लिख दिया हेड टैग के अंदर एक्सटर्नल स्टाइल्स, लिंक टैग का यूज किया। देखो किसका? लिंक टैग का। इसमें टाइप लिखा है ना, और स्टाइल शीट लिखा है, और हमने स्टाइल शीट का नाम लिखा है .css जिसको लिंक करवाना है, और लिंक टैग को क्लोज कर दिया। हम इस वेब पेज में क्या कर रहे हैं, जो style.css नाम का हमने जो एक फाइल क्रिएट किया है, CSS फाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसको लिंक करवाने वाले हैं। बॉडी टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे एक टेबल, हमने ये पहली टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। पहली टेबल H1 का यूज किया है। H1 के लिए भी हमने डिफाइन किया था प्रॉपर्टीज, बॉडी टैग के लिए भी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, टेबल के लिए भी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, ठीक है। वही प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमने उस फाइल को लिंक कर दिया है लिंक टैग का यूज करके। आगे आते हैं, नेक्स्ट टेबल क्रिएट हुई, इस पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पैराग्राफ पे भी हमने प्रॉपर्टी दी थी, पैराग्राफ की मार्जिन वगैरह सेट की थी। टेबल क्रिएट हुई, यहाँ पे नेक्स्ट वाली बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, दोनों टेबल को हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आउटपुट, क्या आउटपुट दिख रहा है? CSS फाइल हमने क्रिएट की थी यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 का आपको कलर शो हो रहा है, रेड कलर, यही सेट किया था, ठीक है। उसके बाद 2 टेबल क्रिएट की थी, तो दोनों टेबल में जो बॉर्डर है वो व्हाइट कलर की हो रही, ठीक है, व्हाइट कलर सेट किया था। अब उसके बाद हमने हेडिंग भी सेट की थी, TH हेडिंग, है ना, और जो भी आपने फॉन्ट वगैरह सेट किए थे टेबल टैग के, हमने टेबल टैग में एरियल फॉन्ट सेट किया था, ठीक है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट की थी। पैराग्राफ के ऊपर नीचे हमने कुछ इमेजेस सेट की थी, क्योंकि अनदर टेबल फॉलोज ये हमने P टैग में लिखा है ना, तो P टैग की भी हमने कुछ फॉर्मेटिंग सेट की। बिल्कुल फॉर्मेटिंग जो आपने सेट की थी ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, जो जो आपने सिलेक्टर्स और जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, उसी के अकॉर्डिंग ये जो वेब पेज आपने बताया है ना, इसमें जो आपने उस फाइल को लिंक किया उसका पूरा फॉर्मेटेड वे में आपको आउटपुट मिल रहा है। ये पूरा प्रैक्टिकल अवेलेबल है, ये पूरा एज इट इज है ना, ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। सो यहां तक अच्छे से समझ में आया? क्या देखा हमने? हमने देखी 3 टाइप की स्टाइल शीट्स। कौन कौन सी 3 स्टाइल शीट्स देखी? हमने देखा था 3 टाइप के स्टाइल्स, है ना। एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो सके। पहले देखा था इनलाइन स्टाइल, देन इंटरनल स्टाइल्स,
देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, आप ध्यान से इसमें डिफरेंस समझ लो ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रहे। इनलाइन स्टाइल्स में किसी भी तरीके का कोई टैग यूज नहीं करते हैं हम, यहां पे हम यूज करते हैं जिसको वो होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम जिसको यूज करते हैं वो होता है स्टाइल टैग। कौन सा टैग यहां यूज करते हैं हम? स्टाइल टैग। ठीक है, जो कहां डिफाइन किया जाता है? विद इन द हेड टैग। हेडर पोर्शन में जो आपके HTML डॉक्यूमेंट होता है उसमें डिफाइन किया जाता है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमने कौन सा टैग यूज किया था? यहां पे हमने किसी तरीके का ना तो कोई स्टाइल टैग यूज किया था ना स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था। यहां हमने .css एक्सटेंशन के साथ में एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, क्रिएट किया था। एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल क्रिएट की थी, फिर उसे हमने जिस पर्टिकुलर टैग में एक्सेस किया था, इस फाइल को लिंक किया था, उसके लिए हमने यूज किया था लिंक टैग। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। फाइन, अब देखो इंटरनल स्टाइल शीट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इंटरनल स्टाइल शीट को आप बोल सकते हो एम्बेडेड स्टाइल शीट भी, है ना। किस नाम से जानते हैं हम इसको? एम्बेडेड स्टाइल शीट के नाम से भी जानते हैं। मतलब आप HTML कोड के साथ में स्टाइल टैग को एम्बेड कर देते हो। ओके, और एक्सटर्नल को हम किस नाम से जानते हैं? लिंक्ड स्टाइल शीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक टैग का यूज करते हैं। और ये इनलाइन जो स्टाइल्स है वो क्या होती है? इसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट को एक टैग के साथ में ही, है ना, इनलाइन यूज करते हो। आप टैग के साथ ही इसे, टैग के साथ जहां टैग डिफाइन कर रहे हो उसी लाइन में आप इसको एक्सेस करते हो। क्लियर? तो यही बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में? इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल के बीच में। अब यहाँ पे आप कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हो? तो स्टाइल टैग के हम जिन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट यहाँ पर होता है यूज टाइप, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपका जो फाइल है वो टेक्स्ट है या CSS फाइल है। स्टाइल टैग का ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिंक टैग के 3 एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। REL, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप एक स्टाइल शीट को रिलेट कर रहे हो HTML डॉक्यूमेंट के साथ। देन हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं अगेन टाइप एट्रीब्यूट, जो आपकी स्टाइल शीट है वो कैसी है? टेक्स्ट है या CSS फाइल है। देन उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं, जो CSS फाइल है ना उसकी लिंक हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जो भी आपने स्टाइल शीट बनाई है, सपोज सैंपल डेमो .css जिस नाम से बनाई है, तो ये 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किए जाते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। बस यही बेसिक डिफरेंस है तीनों में जो आपको समझना है। यहाँ पे जो भी लाइन में आप लिखने वाले हो वो एक सिंगल लाइन पे अप्लाई होगा फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप पूरे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो जो स्टाइल टैग में लिखोगे वो फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे जो आप फाइल क्रिएट करोगे उस फाइल में जो भी आप लिखने वाले हो वो एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन में, यहाँ पे पूरे HTML डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। ओके, सो ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल से भी देख लिया, एट्रीब्यूट भी देख लिए। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ग्रुपिंग एलिमेंट्स विद क्लास एट्रीब्यूट, कि क्लास एट्रीब्यूट के साथ आप कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हो। ओके, क्लास एट्रीब्यूट का क्या काम है और कैसे हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे। सो दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन रिलेटेड ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट्स ऑन अ पेज। In CSS context, it means that a group has the same style rules applied to all elements in this group. जो भी एक स्टाइल आपने रूल डिफाइन किया है वो होल ग्रुप पे अप्लाई होगा जब आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज करोगे। तो टू अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ क्लासेस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये समझना है कि कैसे वर्क करता है, कैसे ग्रुप में पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई होती है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे कोई क्लास एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है ना। सो लेट्स से दैट वी हैव 2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव बीन असाइंड ड्यूटीज फॉर स्कूल फेस्टिवल एंड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। स्कूल में जो फेस्टिवल्स होने हैं वो और इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स होने हैं वो, उसके लिए आपने स्कूल में स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, और उन्हें ड्यूटीज असाइन करना है। उसके लिए हमने ये HTML कोड लिखा है। अब इस HTML कोड को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसमें लिखा है हाउसेस असाइन ड्यूटी फॉर स्कूल फेस्टिवल। अब इस पैराग्राफ के बाद आपने UL टैग का यूज किया, मतलब आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जो बुलेटेड लिस्ट होती है। उसमें आपने क्या किया? लिंक क्रिएट करी है एंकर टैग का यूज करके। पहली लिंक महात्मा गांधी पे क्रिएट करिए, दूसरी लिंक सुभाष चंद्र बोस के नेम पे क्लिक किए। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो गांधी.html, बोस.html का एक पेज ओपन होगा, इनकी डिटेल शो होगी, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने कितने स्टूडेंट है, उनके नाम सपोज शो होंगे।
दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करा जिसमें लिखा है हाउसेस असाइन ड्यूटी फॉर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। यूएल टैग में हमने 2 लिस्ट अगेन क्रिएट करी एंकर टैग का यूज करके, जिसमें हमने 2 ग्रुप का नाम लिखा है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रुप, और इन दोनों पे भी लिंक क्रिएट किया है, नेहरू.html पटेल.html डॉक्यूमेंट की। जब भी जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आप क्लिक करोगे तो इन ग्रुप में कौन कौन से स्टूडेंट है उनके नाम शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है, देखो इसका आउटपुट। ये नॉर्मल सा एक HTML पेज हमने डिफाइन किया है। अब इसमें हम कैसे क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे ना, ग्रुप में कैसे आप चेंजेस कर सकते हो, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, वो सीखेंगे क्लास एट्रीब्यूट से। ओके, सो आउटपुट ध्यान से देखो, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, ये 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये 2 लिंक हमने यहाँ क्रिएट करी है। तो डिफॉल्ट जो लिंक का कलर होता है वो ब्लू होता है, और इस तरीके से डिफॉल्ट आपका जो वेब पेज है वो क्रिएट हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स से वी वांट, अब हम क्या चाहते हैं, हम उस वेब पेज को देखकर हम ये चाहते हैं कि जो स्कूल फेस्टिवल की लिंक है वो सियान कलर से शो हो, जो कि ब्लू कलर से शो हो रही थी, और इंटर स्कूल की जो लिंक है वो रेड कलर से शो हो, है ना। जो कौन सी स्कूल फेस्टिवल वाली जो लिंक है, ये जो स्कूल फेस्टिवल वाली जो लिंक है ये सियान कलर से शो हो, और जो इंटर स्कूल फेस्टिवल वाली जो लिंक है वो रेड कलर से शो हो, जो डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो हो रही है, जिसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है। हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि एक ग्रुप में जो लिंक है, वो ग्रुप की जो लिंक है वो सियान से शो हो, और दूसरे जो ग्रुप की लिंक है वो रेड कलर से शो हो। द रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लिंक्स ऑन द वेब पेज आर ब्लू, और जो बची हुई सारी लिंक्स है वो ब्लू कलर से ही शो हो। सो टू अचीव दिस, ये हमारा टारगेट है कि ग्रुप ऑफ लिंक्स अलग अलग कलर से शो हो, है ना। सो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज डन बाय असाइनिंग अ क्लास टू ईच लिंक यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जब आप उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दोगे तो हर एक सेक्शन में आप इस टास्क को अचीव करने के लिए, इस ग्रुप को अचीव करने के लिए, जो भी स्टाइल आप चाहते हो इस स्टाइल को अचीव करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट का यूज करोगे। तो क्लास एट्रीब्यूट समझ में आ गया ना, कैसे यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट को आप कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप इस क्लास एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करोगे। तो पहले आपको क्या बताना है कि आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हो, फिर उस क्लास एट्रीब्यूट में आप यूज क्या करने वाले हो, क्या फॉर्मेटिंग, क्या स्टाइल अप्लाई करने वाले हो, उसे डिक्लेयर करना है प्रॉपर्टी और वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू के नाम से ही। समझ में आया। सो फर्स्ट वी डिफाइन द क्लास एट्रीब्यूट एंड देन वी डिक्लेयर कि ये क्लास एट्रीब्यूट में आप जो लिंक क्रिएट करने वाले हो वो सियान कलर की होगी, तो जो भी कलर प्रॉपर्टी है वो आप सियान सेट कर रहे हो, रेड सेट कर रहे हो, वो डिक्लेयर करेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले देखते हैं क्लास एट्रीब्यूट की डेफिनेशन। क्लासेस आर क्रिएटेड थ्रू सिंटेक्स। क्लासेस कैसे क्रिएट होती है, जो HTML टैग आप यूज करोगे उस टैग का नाम, क्लास इज इक्वल्स टू नेम ऑफ क्लास हियर। ओके, एग्जाम्पल देखो, एंकर टैग HREF, लिस्ट में हमने एंकर टैग देखा था, एंकर टैग में आप क्लास क्रिएट करने वाले हो। आपने क्लास क्रिएट करी, पहली फेस्टिवल है ना, और ये भी फेस्टिवल, और दूसरी जो 2 लिंक थी एंकर टैग में, उसी टैग में हमने दूसरी लिंक क्रिएट कर दी, 2 क्लास और क्रिएट कर दी, इंटर स्कूल इंटर स्कूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास का नाम लिखा है और उस क्लास का क्या नाम होगा एक्चुअल वो लिखा हुआ है। तो क्लास इज इक्वल्स टू क्लास नेम, क्लास इज इक्वल्स टू क्लास नेम। तो 2 क्लासेस हमने यहाँ क्रिएट कर दी, एक फेस्टिवल और एक इंटर स्कूल। फेस्टिवल में 2 लिंक है, इंटर स्कूल में फिर 2 लिंक है। तो यहाँ पे हमने क्लास कोड पहले डिफाइन किया, दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ क्लासेस विथ इन द टैग। जो टैग था उस टैग में हमने इन क्लासेस को डिफाइन किया है। ओके, अच्छे से समझ में आया, फाइन। आगे बढ़ते हैं, अब इनके एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करना है, क्लास एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करना है कि फेस्टिवल और इंटर स्कूल जो क्लासेस हमने अभी बनाई हैं उसको कैसे डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पे आप किन स्टाइल रूल्स का यूज करने वाले हो। सो द स्टाइल रूल्स फॉर क्लासेस आर क्रिएटेड एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। आपको उस एलिमेंट का नाम लिखना है, डॉट क्लास नेम लिखना है, और फिर आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी और वैल्यू को डिफाइन कर देना है, स्टाइल और रूल को डिफाइन कर देना है। कैसे, 2 क्लास हमने क्रिएट करी, कौन कौन सी क्लास क्रिएट करी, हमने एक फेस्टिवल क्लास क्रिएट करी और दूसरी हमने इंटर स्कूल क्लास क्रिएट करी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो एंकर टैग में हम डिफाइन करने वाले हैं, तो टैग का नाम लिखा पहले एंकर टैग, है ना, जो भी लिंक होगी वो ब्लू कलर से होगी, रेस्ट सारी लिंक्स। लेकिन जो फेस्टिवल क्लास की लिंक होगी एंकर टैग में, एंकर टैग में जो फेस्टिवल क्लास की लिंक होगी उनका कलर सियान होगा, जो इंटर स्कूल वाली क्लास की लिंक होगी एंकर टैग में उनका कलर रेड होगा। ये हमने डिफाइन करने के बाद डिक्लेयर किया है क्लासेस को।
क्या डिक्लेयर किया, ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने 2 क्लास डिफाइन करी, फेस्टिवल, इंटर स्कूल, डॉट लगा के जिस टैग में आप अप्लाई करने वाले हो सिलेक्टर रूल को, तो वो हमने डॉट लगा के एक्सेस किया है कि ए मतलब एंकर टैग, ए डॉट फेस्टिवल क्लास, उसका कलर हो जाने वाला है सियान, ए डॉट इंटर स्कूल क्लास, उसमें जो भी लिंक होगी उनका कलर हो जाने वाला है रेड। तो ये हमने CSS रूल्स को डिफाइन कर दिया उसकी क्लास के नाम के साथ। So CSS rule defined separately for festival and inter-school classes of an element. ओके अब जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था उसमें हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं वो एग्जाम्पल में समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फाइन, देखो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे हम। क्या लिखा है यहाँ पे, रोल ऑफ क्लासेस ऑफ CSS, राइट कोड टू डिस्प्ले द फेस्टिवल टाइप लिंक विथ फॉन्ट एज जियोर्जिया एंड कलर एज ग्रे एंड इंटर स्कूल टाइप लिंक्स विद द फॉन्ट एज MS and color as red. All links have size as 12 pt. जो भी लिंक है उनका साइज भी कैसा होगा 12 pt। तो ये हमने यहाँ पे देखो रूल्स डिफाइन कर दिए, हमने एक CSS फाइल डिफाइन कर दी। ये आपकी sample1.css फाइल है, ठीक है। sample1.css फाइल में हमने क्या लिखा है, एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग में कलर ब्लू होगा, फॉन्ट साइज स्मॉल होगा। ए डॉट फेस्टिवल नाम की जो क्लास होगी उसमें फॉन्ट फैमिली, जो फॉन्ट का स्टाइल होगा वो जियोर्जिया होगा, कलर सियान होगा। इंटर स्कूल वाली जो भी आपकी लिंक होगी, क्लास होगी, उसमें फॉन्ट होगा एरियल और कलर होगा रेड। तो ये हमने एक CSS फाइल क्रिएट कर दिया उन क्लास की, ठीक है। पहले हमने क्या किया, क्लास डिफाइन किया, क्लास को हमने फिर क्या किया, उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसको सेट किया और फिर एक CSS फाइल बना दी। अब इस CSS फाइल का नाम, जिसका नाम है sample1.css, इसे अब आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। किसका यूज करके, लिंक एट्रीब्यूट का यूज करके, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरह। तो बिल्कुल वही देखो, HTML टैग, हेड टैग में पहला टाइटल टैग, दूसरा लिंक टैग। लिंक टैग में हमने स्टाइल शीट ऐड करना है, टाइप कैसा होगा, CSS होगा। href एट्रीब्यूट में हमने उस फाइल का नाम ऐड कर दिया sample1.css। तो जो sample1.css में हमने क्लास क्रिएट की है, क्लास के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स यूज किए हैं, बस वो सब अब यहाँ ऐड हो जाने वाले हैं। यूज कैसे करना है, पैराग्राफ था हाउसेस असाइन ड्यूटी फॉर स्कूल फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखो पहले 2 एंकर टैग थे जिसमें क्लास फेस्टिवल यूज किया हुआ है, दूसरे 2 एंकर टैग है जिसमें क्लास इंटर स्कूल यूज किया है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि आप इस फाइल को अटैच कर चुके हो, बस आपको क्लास को डिफाइन करना है। ये चीज हमने ऐड करी है और एक ये चीज हमने लिंक एट्रीब्यूट को ऐड किया है, लिंक टैग को ऐड करने से क्या हुआ, जो क्लास आपने क्रिएट की थी, जो क्लास आपने डिफाइन की थी, जो फॉर्मेटिंग आपने बनाई थी, जो CSS फाइल क्रिएट की थी, वो इस वेब पेज के साथ अटैच हो गई और बस आपने यहाँ पे क्लासेस को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है इन एंकर टैग में, जहां कलर चेंज हो जाने वाला है। तो क्लास एट्रीब्यूट का मतलब समझ में आया, जब ग्रुप ऑफ कुछ आपके सामने दिया हुआ है HTML डॉक्यूमेंट में, ग्रुप में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो ग्रुप में चेंजेस करने के लिए हमें क्लास एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ओके, सो अब देखो इसका आउटपुट कैसा शो हो रहा है आपको, ध्यान से देखो। इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, हाउसेस असाइन ड्यूटी फॉर स्कूल फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखो आपको सियान कलर से शो हो रही है दोनों लिंक, उसके बाद की जो लिंक है वो आपको रेड कलर से शो हो रही है। इनके फॉन्ट्स भी देखो आप, इनके जो फॉन्ट है वो फॉन्ट भी आपको चेंज होकर शो हो रहे हैं। ये जियोर्जिया में शो हो रहा है, ये एरियल में शो हो रहे हैं फॉन्ट भी, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द लिंक, तो इसके बाद और था भैया है कंटेंट जो इस वेब पेज में था, तो रेस्ट ऑफ द लिंक जो थी, रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स थे, वो सब कैसे शो हो रहे हैं आपको, ब्लू कलर की लिंक से शो हो रहे हैं, तो जो हमने एंकर टैग में डिफाइन किया था। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया क्लास एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करना है, क्लास कैसे क्रिएट करना है, डॉट लगा के आपको टैग के साथ में एक्सेस करना है, एक CSS फाइल क्रिएट करना है। तो किसी वेब पेज में जब आपको ग्रुप में चेंजेस करना है, ग्रुप में स्टाइल शीट्स के जो भी स्टाइल्स रूल्स को अप्लाई करना है, तो वो आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हो। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए आपको किन आइडेंटिफायर्स का यूज करना है, क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, सो यहाँ पे आपको इतने सारे आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर, कलर्स एंड बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फॉन्ट्स, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मार्जिन्स एंड पैडिंग, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉर्डर्स। मतलब कि CSS में फॉर्मेट करने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके HTML डॉक्यूमेंट को आप कुछ कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट, टेक्स्ट, मार्जिन, बॉर्डर, इससे रिलेटेड सेटिंग्स भी कर सकते हो। इनके लिए जो प्रॉपर्टीज है, इनके लिए जो आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर जो कि एक एलिमेंट है ना, समटाइम्स यू वांट टू डिफाइन अ रूल
that is applicable to elements of a web page. For such a thing, you can define a universal rule. In this rule, you need to use universal CSS selector asterisk in place of selector and define its properties. मतलब यहाँ पे आप किसी एलिमेंट को डिफाइन करने की प्लेस पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हो. जैसे आपके पास बॉडी, हेड टैग, या फिर हम बोले H1 टैग, फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग, है ना, इनको हम सिलेक्टर की तरह यूज करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं. तो यदि हम इन रूल्स को डिफाइन ना करने की जगह आप एक यूनिवर्सल रूल को डिफाइन करना चाहते हो तो वो कहलाता है एस्ट्रिक. मतलब एस्ट्रिक के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो. क्लियर? सो ये जो रूल है, यू नीड टू यूज यूनिवर्सल CSS सिलेक्टर दैट इज एस्ट्रिक इन प्लेस ऑफ सिलेक्टर. सिलेक्टर की प्लेस पे हमें इसे यूज करना होता है. कैसे यूज करना है? देखो, जहां पे आप सिलेक्टर लिखते हो H1, P, H3, H4, बॉडी टैग, फॉन्ट टैग, टेबल टैग, TH, TR टैग, उसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा? स्टार का यूज किया. स्टार क्या है? एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है. ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट साइज 18px. मतलब अब पूरे वेब पेज में जब आप ये अप्लाई करोगे, ये वाला CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर रूल अप्लाई करोगे, तो फॉन्ट का जो साइज होगा वो कितना हो जाएगा? 18 पिक्सल्स में सेट हो जाएगा. ठीक है, अब ये चीज तो अच्छे से पता है ना, इनकी वैल्यूज न्यूमेरिकल पिक्सल्स में होती है. ओके, नाउ तो ये फर्स्ट हमने देखा यूनिवर्सल सिलेक्टर. देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ किससे रिलेटेड? colors and background से related. So in this section we are going to discuss following properties pertaining to color and background. Color और background से related जो properties हैं, उनमें पहली जो property है वो है color, दूसरी background color, background image, background repeat. तो यहाँ पे आप background color, background image से तो बहुत अच्छे से aware हैं, कलर से भी अवेयर हैं. कैसे? फॉन्ट का यदि कलर सेट करना है तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. बैकग्राउंड कलर, यदि आपको किसी वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है, टेबल का बैकग्राउंड सेट करना है, किसी इमेज का बैकग्राउंड सेट करना है, मतलब हम बोले कि किसी भी टूल का यदि आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं. अब यदि उस बैकग्राउंड में आपको इमेज सेट करना है तो आप बैकग्राउंड इमेज यूज करते हो. इसी तरीके से बैकग्राउंड में जो इमेज है वो रिपीट हो नहीं हो तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आई. तो बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जब आप बैकग्राउंड में वॉलपेपर पे किसी HTML वेब पेज के कोई इमेज सेट करते हो और यदि इमेज का साइज स्मॉल होता है तो वो इमेज अपने आप को रिपीट करती है एज अ बैकग्राउंड, राइट? तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट का यूज करते हैं. ओके, सो अब इन चारों को किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं. फाइन. सो सबसे पहले कलर को देख लेते हैं. टू डिस्क्राइब द फॉरग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का फॉरग्राउंड कलर डिस्क्राइब करता है, यू नीड टू यूज कलर प्रॉपर्टी. फॉरग्राउंड कलर यदि आपको चेंज करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कलर प्रॉपर्टी का. फॉरग्राउंड मतलब फॉन्ट का कलर, हेडिंग का कलर, है ना, दैट इज कॉल्ड फॉरग्राउंड कलर. सो इट विल गिव लाइन कलर. अभी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप कलर को कैसे सेट कर सकते हो? कलर के कोड से भी सेट कर सकते हो या डायरेक्टली कलर के नाम से भी सेट कर सकते हो. तो कलर का कोड बताया था मैंने कि हर एक कलर का अपना अपना कोड होता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि जो H1 हेडिंग है उसका लाइन कलर सेट हो जाए. तो लाइन कलर का जो कोड होता है वो 00FF00 होता है. ऐसे ब्लैक और व्हाइट भी होते हैं, रेड कलर भी होते हैं जिनके 000FFFFF ऐसे कलर कोड होते हैं. इसका पूरा एक टेबल है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको कलर कोड डिटेल में समझाया. ओके, सो यहाँ पे देखो हमने कैसे यूज किया है इसको. H1 सिलेक्टर यूज किया है, कलर कॉलन और कलर का हमने कोड लिखा है. आप चाहो तो यहाँ पे कलर का नाम डबल इन्वर्टेड में सेट भी कर सकते हो. लाइन कलर इस तरीके से लिख भी सकते हो. ओके, सो अब क्या होगा? जो हेडिंग होगी वो हेडिंग का कलर कैसा सेट हो जाएगा? लाइन कलर सेट हो जाएगा. क्लियर? नाउ बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर क्या होता है? टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एंटायर पेज यू नीड टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू बॉडी एलिमेंट. यदि आप पूरे पेज का बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो, वेब पेज का, तो वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है तो उसे हम बॉडी टैग का यूज करते हैं. बॉडी टैग में हम क्या लिखते हैं? बीजी कलर और बैकग्राउंड का यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का. सिंपल. वैसे यहाँ पे हम किस सिलेक्टर का यूज करेंगे? बॉडी सिलेक्टर का यूज करेंगे. तो बॉडी सिलेक्टर में हमने कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है? बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू #FFCC66. तो देखो यहाँ पर इस कलर कोड के रेस्पेक्टिवली जो भी कलर होगा वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा. ऐसे यदि आप फॉन्ट जो H1 फॉन्ट होते हैं उसका यदि बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो तो आप फॉन्ट का भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो. कलर से फॉन्ट का कलर सेट होगा फॉरग्राउंड,
बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर सेट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने कलर के कोड लिखे हुए हैं। ओके, आप चाहो तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, डबल इन्वर्टेड में कलर के नाम भी मेंशन कर सकते हो, वो ज्यादा इजी होता है। फाइन, तो ये चीज अच्छे से समझ में आई। कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है कि कलर फॉरग्राउंड कलर सेट करता है, मतलब फॉन्ट का कलर, हेडिंग का कलर, टेक्स्ट का कलर, ओके। और बैकग्राउंड कलर क्या करता है, बैकग्राउंड कलर सेट करता है। फाइन, चाहो तो आप वेब पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, हेडिंग का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, टेबल का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। फाइन, अब यदि बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है तो द CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज इज यूज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज, टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज ऑन योर वेब पेज। तो सपोज अब हमें क्या चाहते हैं कि हम वेब पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने बॉडी टैग में यूज किया है, मतलब बॉडी सिलेक्टर में बैकग्राउंड कलर ये होगा, बैकग्राउंड इमेज ये होगी। तो इमेज आपको हमेशा कैसे मेंशन करना है, बैकग्राउंड में जब भी आप इमेज लगाते हो तो आपको इमेज का पाथ मेंशन करना होता है। इमेज पहले से आपके सिस्टम में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इमेज की URL लिखोगे, इस तरीके से URL लिख के पैरेंथेसिस के अंदर सपोज सनबॉल्स की इमेज आपको लगानी है तो sunballs.jpeg। अब जहां पे भी सेव होगी वो इमेज क्या होगी, एज ए बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। और ये जो सिलेक्टर है इसे आप जिस भी वेब पेज के साथ में अप्लाई करोगे, है ना, इस CSS स्टाइल को जिसके भी साथ यूज करोगे, हर एक वेब पेज का कलर इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, इमेज ऐसे सेट हो जाएगी। ओके, सो जैसे हमने HTML टैग में बैकग्राउंड इमेज का यूज किया था ना, URL पाथ लिखकर, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी यूज करना है। नाउ बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट क्या हुआ, तो जो इमेज है यदि वो इमेज का स्मॉल साइज है आपके वेब पेज के बैकग्राउंड से, तो वो इमेज अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो और इसकी कुछ वैल्यूज होती है। आपको इमेज रिपीट करवानी है, कैसे करवानी है, हॉरिजॉन्टली करवानी है, वर्टिकली करवानी है, या आपको रिपीट नहीं करवानी है, ठीक है। तो वो वैल्यूज आप यहाँ सेट कर सकते हो। सो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड। डिफॉल्ट क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट होती है, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, टू कवर द एंटायर स्क्रीन। जो बैकग्राउंड में पूरी स्क्रीन है उसे कवर करने के लिए डिफॉल्ट यदि इमेज छोटी है तो वो रिपीट होती है। कैसे, या तो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी या वर्टिकली रिपीट होगी। वी कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट टू स्पेसिफाई वन ऑफ द 4 वैल्यू, रिपीट x, रिपीट y, रिपीट एंड नो रिपीट। तो ये 4 वैल्यूज होती है बैकग्राउंड रिपीट की, कि आपको x एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब वर्टिकली रिपीट करना है। आप रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट भी कर सकते हो यदि इमेज छोटी है तो। नो रिपीट, आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो नो रिपीट को भी आप सेट कर सकते हो। सो ये 4 वैल्यूज होती है बैकग्राउंड रिपीट की। सो यहाँ क्या लिखा है, बॉडी सिलेक्टर के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, जो चारों अभी हमने एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट एंड उसकी वैल्यू हमने सेट करी यहाँ पर नो रिपीट। कि जो इमेज है आपने सेट की यहाँ पे butterfly.gif वाली इमेज आपने सेट की है कहाँ पर, बैकग्राउंड में, तो वो इमेज रिपीट नहीं होगी, हमने इसकी वैल्यू सेट की नो रिपीट। किसकी वैल्यू, बैकग्राउंड रिपीट की। तो अब ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को, है ना, किसी सिलेक्टर के साथ यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूज के साथ, और डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फॉन्ट। अब फॉन्ट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फॉन्ट समझते हो ना सभी, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वेब पेज पे, जो टेक्स्ट रेंडर हो रहा है, उनके फॉन्ट कैसे सेट करना है। फॉन्ट से रिलेटेड तो प्रॉपर्टीज हमने देखी भी अभी बहुत सारी, फॉन्ट फैमिली, कलर, है ना, फॉन्ट स्टाइल, राइट। तो बस वही सारी प्रॉपर्टीज हैं फॉन्ट से रिलेटेड, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स। फॉन्ट फैमिली में आप जो भी फॉन्ट सेट करना चाहते हो अपने वेब पेज का, वो सेट कर सकते हो। इसमें आप लिस्ट ऑफ फॉन्ट डिफाइन करते हो कि सिस्टम में आपके जो भी फॉन्ट होगा, जो लिस्ट में आपने लिखे हैं, वो कोई सा भी फॉन्ट सेट हो जाएगा, ठीक है, जो प्रायोरिटाइज्ड होगा। इट यूज्ड टू बी डिस्प्ले ऑन गिवन एलिमेंट ऑन वेब पेज। एग्जांपल देखो, H1 टैग हेडिंग 1 के लिए हमने अप्लाई किया। वेब पेज में जहां भी आपकी हेडिंग 1 होगी उसमें हमने यूज किया फॉन्ट फैमिली एलिमेंट का, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दी है। सबसे पहले एरियल, फिर वर्देना, फिर सैंस सेरिफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एरियल लिखा है। यदि आपके सिस्टम में एरियल फॉन्ट होगा तो एरियल हेडिंग 1 सेट हो जाएगी, और यदि एरियल नहीं हुआ, सपोज एरियल नहीं होता है, तो वर्देना सेट हो जाएगा। वर्देना नहीं होता है तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉन्ट फैमिली में 3 फॉन्ट की एक लिस्ट हमने इसकी वैल्यू की तरह एक्सेस करी है यहाँ पर।
फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में हमने 3 वैल्यूज प्रोवाइड की है। अब जो भी प्रायोरिटी पे होगी, जो भी आपके सिस्टम में फॉन्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हेडिंग 1 के फॉन्ट सेट हो जाएंगे। ऐसे हेडिंग 2 में हमने टाइम्स न्यू रोमन और सेरिफ दिया हुआ है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि कैसे आपको स्पेसिफाई करना है। फाइन, अब फॉन्ट कैन बी डिस्प्लेड, नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। अभी हमने फॉन्ट फैमिली देखा जिसमें फॉन्ट का टाइप आप कैसा सेट करते हो, मतलब फॉन्ट कैसा दिखेगा, टाइम्स न्यू रोमन में दिखेगा, वर्देना में दिखेगा, एरियल में दिखेगा वो। फॉन्ट स्टाइल क्या हुआ, फॉन्ट स्टाइल मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए हेडिंग का या फॉन्ट का, ठीक है। सो अ फॉन्ट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट स्टाइल सच एज इटैलिक और नॉर्मल और ऑब्लिक। 3 है ना, इटैलिक में दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा या ऑब्लिक दिखेगा, कैसा दिखेगा। दिस प्रॉपर्टी इज स्पेसिफाइड विया फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ये हम फॉन्ट स्टाइल से बता सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल की 3 वैल्यू है, नॉर्मल फॉन्ट आप सभी को पता है, इटैलिक फॉन्ट आप सभी को पता है, ऑब्लिक और इटैलिक जैसे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़े जो होते हैं ना वो ऑब्लिक होते हैं, ठीक है। सो H6 मतलब हेडिंग 6, हेडिंग 6 पे आपने फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया कि फॉन्ट फैमिली कैसी होनी चाहिए, फॉन्ट किस तरीके के होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल आपने ऑब्लिक सेट कर दिया हेडिंग के लिए। फिर आप पैराग्राफ पे आए, पैराग्राफ टैग आपने यूज किया है, तो पैराग्राफ के लिए आपने स्टाइल अप्लाई किया फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, कि जो पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, जो फॉन्ट होंगे वो इटैलिक दिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वैल्यू सेट की है, किसकी, फॉन्ट स्टाइल की, और फॉन्ट फैमिली सेट किया है। फैमिली में आपने एक से ज्यादा फॉन्ट को अप्लाई किया हुआ है। जो भी आपके सिस्टम में होगा प्रायोरिटाइज्ड जो होगा सबसे पहला, वही फॉन्ट सेट हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अब फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या करती है, इट कैन डिस्प्लेड इन 2 वेरिएंट्स। फॉन्ट वेरिएंट 2 तरीके से डिस्प्ले करता है फॉन्ट को, एक तो नॉर्मल और एक स्मॉल फॉन्ट में। किसमें डिस्प्ले करता है, नॉर्मल फॉन्ट में और स्मॉल फॉन्ट में। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, सपोज हेडिंग 3 और हेडिंग 4 पे हमने अप्लाई कर दिया फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स और नॉर्मल। क्लियर, स्मॉल कैप्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल कैप्स मतलब कि जो भी लेटर आप लिख रहे हो, जो भी आपके फॉन्ट है, सपोज मैंने मैग्नेट ब्रेन्स लिखा तो एम कैपिटल, जो पहला लेटर है वो कैपिटल दिखेगा, बाकी उसके बाद कैपिटल ही लेटर्स आएंगे, लेकिन कैप्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। देखो इससे पहले वाले लेटर से ये स्मॉल होंगे बाकी के, है ना। सो इस तरीके से स्मॉल कैप्स और नॉर्मल 2 वैल्यूज आप सेट कर सकते हो, 2 वेरिएंट यहाँ पे फॉन्ट के आप सेट कर सकते हो। किसका यूज करके, फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज करके। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब कि फॉन्ट का साइज क्या होगा, जनरली हम सेट करते हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप जब यूज करते हो तो फॉन्ट साइज सेट करते हो 12, 14, 16। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप फॉन्ट के साइज को सेट कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप परसेंटेज में, पिक्सल्स में, पीटी में, ठीक है, कैसे भी सेट कर सकते हो। यहाँ 4 वैल्यूज होती है पॉइंट साइज वगैरह। So to set the size of a font, you can use the property font size. There are many different units to describe font sizes. Most common and appropriate unit for font size are pixels. जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है जिसमें आप फॉन्ट के साइज को स्पेसिफाई करते हो वो पिक्सल्स होती है। देन आप पॉइंट साइज में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एम में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो चारों का प्रैक्टिकल हमने देखा है कि किस तरीके से फॉन्ट आपके शो होते हैं, पिक्सल्स में कैसे शो होते हैं, परसेंटेज में कैसे शो होते हैं, है ना, पॉइंट साइज में कैसे शो होते हैं। अब इनको लिखना कैसे है, डिफॉल्ट हम किसका यूज करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्या है, पिक्सल्स ही है, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, हाइट, विड्थ, टेबल, बॉर्डर वगैरह जो भी सेट करना है तो उसको हम पिक्सल्स में ही सेट करते हैं डिफॉल्ट, क्योंकि वही ज्यादा कॉमन है और वही जल्दी से रेंडर भी हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से रेंडर होती हैं, है ना। जैसे पॉइंट साइज का बोला तो बहुत स्मॉल होगा, परसेंटेज में बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ओके, ये चीज क्लियर है ना। हर ब्राउजर इसे अलग अलग तरीके से रेंडर करता है। सो सपोज H1 टैग की बात करते हैं कि हम हेडिंग 1 में क्या अप्लाई करने वाले हैं, फॉन्ट साइज अप्लाई करने वाले हैं कि हेडिंग 1 का कैसा फॉन्ट साइज होगा। तो यहाँ हमने हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज पिक्सल में लिखा, दैट इज PX। ओके, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है, स्ट्रॉन्ग जो सिलेक्टर है वो, उसमें फॉन्ट साइज हमने PT में रखा 16 PT। एक लिस्ट टैग लगाया था तो लिस्ट में हमने फॉन्ट साइज अप्लाई किया 120%। पैराग्राफ टैग में हमने फॉन्ट साइज अप्लाई किया 2EM। ओके, सो अब ये चारों जो है ना, जब भी आपके वेब पेज में जहां भी आपने H1 टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, LI टैग, पैराग्राफ लिखा होगा वहां पे ये इस तरीके से फॉन्ट साइज सेट हो जाएंगे जो आपने मेंशन किए। इसका प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, अवेलेबल है, बिल्कुल देखो ताकि आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ओके, नाउ फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट क्या हुआ, अभी हमने देखा था इसके पहले क्या, इसके पहले हमने देखा था फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में हमने नॉर्मल, है ना, ऑब्लिक और इटैलिक, ये 3 देखे थे फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि आप फॉन्ट किस तरीके का सेट करना चाहते हो, बोल्ड रखना चाहते हो, बोल्डर रखना चाहते हो, लाइट बोल्ड रखना चाहते हो, लाइटर रखना चाहते हो, वैल्यूज यू कैन इवन सेट। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट स्पेसिफाई द बोल्डनेस
और हैवीनेस फॉर द फॉन्ट। समझ में आया? बोल्ड फॉन्ट वेट क्या स्पेसिफाई करता है? बोल्डनेस शो करता है कि फॉन्ट कितने हैवी दिखेंगे आपके स्क्रीन पर, कितने बोल्ड दिखेंगे, उनकी क्या बोल्डनेस होगी। ओके, सो इट कुड बी शोन एज, ये वैल्यूज हैं पॉसिबल वैल्यूज फॉन्ट वेट की। ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यूज है। नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा, बोल्ड ऐसे दिखेगा, बोल्डर इस तरीके से दिखेगा, लाइटर 100, 200, 300, 500, 600 ऐसे दिखेगा, 700, 800, 900, ये वैल्यूज आप सेट कर सकते हो। किसकी? फॉन्ट वेट की। तो जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से वेब ब्राउजर पे भी आपको टेक्स्ट दिखना है जब आप सेट करोगे फॉन्ट वेट। तो H1 मतलब हेडिंग 1 में हमने फॉन्ट वेट सेट करा 800, तो 800 कैसा दिख रहा है आपको? इस तरीके से शो हो रहा है। तो जो भी हेडिंग होगी वो आपको इसी तरीके से शो होगी, इतनी बोल्डनेस के साथ शो होगी। पैराग्राफ में हमने नॉर्मल लिखा है, तो जैसे आपको यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू शो हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पैराग्राफ के फॉन्ट शो होंगे। ओके, सो ये फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी हुई जिसमें फॉन्ट वेट हमने डिस्कस किया। ओके, सो फॉन्ट से रिलेटेड हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी हैं? फॉन्ट से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी देखी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। इनमें से किसी में भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि फॉन्ट फैमिली का क्या मतलब है ना, किस तरीके से आप इसे सेट करते हो, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इसकी क्या वैल्यूज है, इनकी क्या पॉसिबल वैल्यूज है, वो भी पूछी जाती है। तो फॉन्ट फैमिली में हम लिस्ट ऑफ फॉन्ट को स्पेसिफाई करते हैं। फॉन्ट स्टाइल की 3 वैल्यू होती है, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट में 2 वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी 2 वैल्यूज देखी थी हमने फॉन्ट वेरिएंट में? स्मॉल कैप्स और नॉर्मल, ठीक है। फॉन्ट साइज को आप 4 तरीके से सेट कर सकते हो, पिक्सल में, पॉइंट साइज में, परसेंटेज में, एम में, ठीक है। हर ब्राउजर अलग अलग तरीके से इन्हें रेंडर करता है, मोस्ट पॉपुलर पिक्सल्स में आप शो करते हो। फॉन्ट वेट में बोल्डनेस शो की जाती है फॉन्ट्स की, कि आप कितना बोल्ड रख सकते हो। इसकी वैल्यूज नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, 100, 200, 600, 800 इतनी वैल्यूज होती हैं। तो बस आपको जितना मैंने बताया इतना याद रखना है। यूज कैसे करना है? सिलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू ऐसे स्पेसिफाई करना है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब फॉन्ट के बाद आती है बात प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट, कि टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। So in this section dedicated to discussion of properties that control appearance of text on a web page, कि वेब पेज पे जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का कैसा अपीयरेंस होगा, टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर टू बी डिस्कवर्ड इन दिस सेक्शन। तो टेक्स्ट से रिलेटेड इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, है ना, सबका अपना मीनिंग है। टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंटेशन सबको पता है ना, इंडेंटेशन हम अपने पेज का सेट करते हैं, ठीक है, मार्जिन लाइक सेट करते हैं, इंडेंटेशन, टैब स्पेसेस सेट करते हैं। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। डेकोरेशन, टेक्स्ट कितना डेकोरेटिव वे में दिखेगा, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग, हर एक वर्ड के बीच में कितनी स्पेस होगी, वर्ड किससे मिलकर बनता है? लेटर्स से, अल्फाबेट से, लेटर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है, कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, किस तरीके से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सो टेक्स्ट से रिलेटेड इतनी प्रॉपर्टीज हैं और सबके बारे में मैंने बता दिया है। तो जैसे मैंने बताया ना कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इस प्रॉपर्टी में ये होगा, ऐसे आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब इनकी क्या वैल्यूज है, कैसे यूज करना है। सबसे पहले टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। सो यू नीड टू ऐड सम ब्लैंक स्पेसेस। इंडेंट का मतलब ब्लैंक स्पेसेस ही होता है। टैब स्पेसेस आपने देखा होगा ना कि हम टेक्स्ट के बाद जो स्पेसेस देते हैं, ओके, सो नोन एज इंडेंट बिफोर पैराग्राफ बिगिन। पैराग्राफ बिगिन करने के पहले आपने एक टैब स्पेस दे दिया, ठीक है। आप कुछ लिख रहे हो तो आप टैब स्पेस दे के लिख रहे हो, इंडेंटेशन देकर कर रहे हो, ठीक है, काम वही। तो जब पैराग्राफ बिगिन होता है तो उसके पहले आपको कितना स्पेस लीव करना है, ओके, वही बेसिकली इंडेंटेशन होता है। टू अचीव दिस द प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट is used, this property add an indent to the first of the paragraph where it is specified। जहां से पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है, वेब पेज में पैराग्राफ लिखना शुरू करना है, यदि उसके पहले आप स्पेस देना चाहते हो तो हम टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आप पी टैग के साथ यूज करोगे तो पी सिलेक्टर लगा दिया। अब वेब पेज में जहां भी पी होगा, पैराग्राफ होगा, वहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और इसे भी आप स्पेसिफाई किस में करोगे, पिक्सल्स में। तो 30 px हमने यहाँ सेट किया है कि 30 px का स्पेस होना चाहिए। देन टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लियर है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, 4 तरीके से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो बिल्कुल वही 4 वैल्यूज यहां भी होती है। द प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट अलाइनमेंट। एज यू नो द टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड और इवन जस्टिफाई। तो 4 तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट अलाइन करोगे
तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखेगा, राइट अलाइन करोगे तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखेगा, सेंटर अलाइन करोगे तो सेंटर में आपका टेक्स्ट दिखेगा, जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाइड वे में आपका टेक्स्ट शो होगा। ओके, ये चीज समझ में आई। तो इसके लिए हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वो टेक्स्ट अलाइन होगा। अब इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो किस पे, इसे आप अलग अलग टैग्स पे अप्लाई कर सकते हो, पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हो, टेबल में जो कंटेंट लिखा है TD TH टैग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ, TD और TH इस पे अप्लाई किया गया है इन सिलेक्टर्स पे। टेक्स्ट अलाइन कॉलन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ओके, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नाउ टेक्स्ट डेकोरेशन, अब आपकी टेक्स्ट कितनी सुंदर दिखेगी। ठीक है, जो हेडिंग्स है उनमें आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, कैसा डेकोरेट करना है, ओके, ओवरलाइन करना है, तो बस वही हम टेक्स्ट डेकोरेशन में सेट करते हैं। सो CSS अलाउ द यूज ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन टू ऐड डिफरेंट डेकोरेशंस और इफेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस अंडरलाइन, ओवरलाइन थ्रू द टेक्स्ट और ब्लिंकिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका ब्लिंक होके भी शो होगा, टेक्स्ट आपका अंडरलाइन शो होगा, टेक्स्ट के ऊपर से लाइन दिखेगी, है ना। तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, ब्लिंकिंग टेक्स्ट, इस तरीके से आप टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो इन वैल्यूज के साथ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू क्या हो गई, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ओवरलाइन। सपोज आपने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, तो ये आप जब इसके आगे आप सेट करोगे ब्लिंकिंग, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लिंक होकर शो होगा। अंडरलाइन सेट करोगे तो अंडरलाइन के फॉर्म में शो होगा, ओवरलाइन सेट करोगे तो इस तरीके से, लाइन थ्रू सेट करोगे तो ऐसे शो होगा। तो टेक्स्ट को आप डेकोरेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है हेडिंग 1, 2 और 3, 3 हेडिंग्स पे अप्लाई किया गया है टेक्स्ट डेकोरेशन को, अंडरलाइन, लाइन थ्रू और ओवरलाइन की 3 हेडिंग अलग अलग तरीके से दिखेगी। ओके, इसका भी प्रैक्टिकल अवेलेबल है। हर चीज का, जितने टैग्स मैंने पढ़ाए, क्लास एट्रीब्यूट पढ़ाया आपको, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल स्टाइल शीट पढ़ाई, उसका प्रैक्टिकल, ठीक है, स्टार्टिंग में सिलेक्टर रूल कैसे यूज करना है वो, और साथ ही अभी सारी प्रॉपर्टीज सबके प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप इनके प्रैक्टिकल्स भी देखकर और ज्यादा अच्छे से समझ और सीख सकते हो। वैसे तो सभी ने देखे होंगे प्रैक्टिकल्स भी, क्योंकि 1 शॉट चल रहा है। इट मीन्स कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, वो मैंने सिखाया है। फाइन। अब वर्ड स्पेसिंग, the word spacing property is used to specify the width of the blank spaces between words. words के बीच में कितनी स्पेस रखना है वो प्रॉपर्टी वर्ड स्पेसिंग सेट करता है। यहां भी आप इसको पिक्सल्स में सेट कर सकते हो। इफ यू यूज टू पॉजिटिव नंबर देन इट विल इंक्रीज द ब्लैंक पोर्शंस और विड्थ। यदि आप पॉजिटिव में स्पेस देते हो तो स्पेस बढ़ती है, यदि आप निगेटिव देते हो तो स्पेस कम होती है, राइट। सो निगेटिव नंबर विल डिक्रीज द विड्थ ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो वर्ड्स के बीच में यदि ब्लैंक स्पेसेस आपको देनी है देन वी यूज द वर्ड स्पेसिंग। सो पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सपोज किसी पैराग्राफ में 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हर एक वर्ड के बीच में कितनी ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, तो वर्ड स्पेसिंग के लिए हम 20 px यहाँ पे सेट किए वैल्यू कि 20 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिंग होनी चाहिए। ओके, नाउ लेटर स्पेसिंग। अब हर एक लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो लेटर स्पेसिंग क्या बताता है कि लेटर्स, वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनमें यदि आपको स्पेस सेट करना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग का। दिस प्रॉपर्टी इज गिवन इन पिक्सल्स, अगेन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ सक्सेसिव लेटर्स, कि आने वाले जो आगे के लेटर्स है किसी वर्ड में उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो हेडिंग और पैराग्राफ दोनों में हमने अप्लाई कर दिया लेटर स्पेसिंग 7x एंड 4px, पिक्सल्स में स्पेसिफाई किया। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डिफरेंट अपर केस, लोअर केस एक्सेट्रा। मतलब आप टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जो आपने लिखा है वो अपर केस में दिखेगा, लोअर केस में दिखेगा, इनिशियल लेटर कैपिटल दिखेगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो किस तरीके से आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, इसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। सपोज हेडिंग में सारे जो लेटर्स है वो अपर केस शो होना चाहिए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। लिस्ट में जो है उसमें हर एक लेटर कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट में पहला लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, तो MAGNT ये फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। जब आपने अपर केस सेट किया है तो सारे लेटर्स अपर केस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं और उसकी पॉसिबल वैल्यूज ये सारी होती हैं। ओके, तो वैल्यूज समझ में आ गई। टेक्स्ट से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज देखी वो समझ में आया। वर्ड स्पेस, सपोज हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है हमने, मैग्नेट और ब्रेन्स, तो वर्ड स्पेस इस तरीके से ये दो वर्ड के बीच में यहाँ पे स्पेस को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसकी वैल्यू जब आप प्लस माइनस करते हो। और लेटर स्पेस इन लेटर्स के बीच में स्पेसेस देता है ना, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेस, लेटर स्पेस, और क्या देखा हमने, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, कैसे डेकोरेट करना है आपको,
टेक्स्ट इंडेंट देखा कि किस तरीके से पैराग्राफ के पहले आप स्पेस दे सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट कैसा शो होगा आपको वेब पेज के लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, सेंटर में, कहाँ शो होना है, ठीक है। तो टेक्स्ट और फॉन्ट प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फॉन्ट अलग है, टेक्स्ट अलग है, ठीक है। फॉन्ट में आप फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, लेकिन फॉन्ट को, टेक्स्ट को यदि अंडरलाइन करना है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करेंगे। याद रखना, अंडरलाइन की फैसिलिटी फॉन्ट में नहीं होती है, अंडरलाइन की फैसिलिटी आपको टेक्स्ट डेकोरेशन में मिलती है, ये चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड, मार्जिन्स एंड पैडिंग से रिलेटेड। तो मार्जिन्स और पैडिंग क्या होती हैं? तो मार्जिन्स का मतलब होता है कि जब आप पेज के, वेब पेज के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में यदि आप कोई स्पेस लीव करना चाहते हो तो वो मार्जिन्स होती हैं। और मार्जिन्स मतलब कि समझ में आया, जैसे आपके बुक्स कॉपीज में भी ऊपर नीचे मार्जिन छुट्टी होती है ना, जहां से फिर आप लिखना शुरू करते हो। पैडिंग, जब आप इन स्पेस को और ज्यादा ऐड करना चाहते हो तो वो पैडिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देखा था टेबल में ना, वैसे बिल्कुल सेल यहाँ पे पैडिंग वाली प्रॉपर्टी भी यूज होती है। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मार्जिन्स एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज दैट आर बीइंग कवर्ड इन दिस सेक्शन। मार्जिन एंड पैडिंग, इस नाम से हम दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो मार्जिन का मतलब अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 4 साइड्स होती हैं किसी भी वेब पेज की, है ना, या इस मार्जिन वाले एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी की 4 वैल्यू है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। द मार्जिन इज डिस्टेंस फॉर ईच साइड ऑफ द नाइबरिंग एलिमेंट and is specified through 4 properties: margin left, margin right, margin top and margin bottom। तो मार्जिन प्रॉपर्टी को आप इन 4 नाम से एक्सेस कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। कैसे यूज करना है, इनकी वैल्यूज कैसे स्पेसिफाई करना है आपको, इनकी वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करना है पिक्सेल्स में अगेन, ओके। सो देखो हमने क्या किया है, वेब पेज बॉडी सिलेक्टर का यूज किया है, मतलब पूरे वेब पेज में मार्जिन्स जो आपको टॉप पे सेट करनी है, टॉप पे कितनी मार्जिन लीव होगी, कितनी स्पेस आएगी, 100 पिक्सल की, है ना। राइट साइड में कितनी आएगी, 40 px, बॉटम पे कितनी आएगी, 20 px, ओके, और लेफ्ट में कितनी आएगी, 70 px। तो ये पिक्सल्स में हमने क्या किया है, मार्जिन सेट की है, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज किया है। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैडिंग। सो पैडिंग कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज फीलिंग। जैसे मैंने बताया कि कोई भी, यदि हम बात करते हैं टेबल के सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम टेबल की बात करें कि आपने वेब पेज में कोई टेबल क्रिएट किया है ना, तो टेबल में जो कंटेंट होगा तो उसमें सेल और कंटेंट के बीच की कितनी स्पेस होना चाहिए, आप कैसे स्पेस को फिल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। दिस मेक्स सेंस एज पैडिंग डज नॉट अफेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट बट ओनली डिफाइंस द इनर डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसके आसपास जो बॉर्डर है, ठीक है, सपोज हमने कोई वर्ड लिखा, सपोज हमने लिखा MB, अब इसके आसपास क्या है, ये बॉर्डर है, तो ये जो स्पेस है ना, इसको पैडिंग कहते हैं। यहाँ पे आप स्पेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इन स्पेस को फिल कर सकते हो, फाइन। ये चीज हमने टेबल टैग में भी देखी थी, सेल पैडिंग में, राइट। सो यहाँ पे पैडिंग की वैल्यूज 4 होती है। 4 तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मार्जिन को यूज करते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट are given in the order as the mentioned above, top, right, bottom and left, okay। जैसे मार्जिन सेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखो इनकी वैल्यूज भी आप कैसे सेट करोगे, पिक्सेल्स में ही अगेन सेट करोगे, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में, किस तरीके से आप स्पेस को फिल करना चाह रहे हो। सो सपोज हेडिंग की बात करते हैं हमने कोई हेडिंग लिखी हुई है, तो हेडिंग का बैकग्राउंड हमने येलो सेट किया हुआ है, अब उसमें हमने पैडिंग वाले एट्रीब्यूट का या प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो यहाँ देखो आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों की वैल्यू आपने यहाँ पे सेट की हुई है, 20 px, 20 px, 20 px, 80 px, ओके। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट करके भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, इंडिविजुअल भी। आप चाहो तो चारों को एक साथ स्पेसिफाई करो, या आप इंडिविजुअल भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। ऐसे का ऐसे ही आप मार्जिन में भी सेट कर सकते हो, मार्जिन लिख के आप चारों मार्जिन को एक साथ भी सेट कर सकते हो, या मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट डैश लगा के भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉर्डर्स। अब बॉर्डर से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर सेट करते हैं हम, वेब पेज की बॉर्डर सेट करना है, इमेज की बॉर्डर सेट करना है, टेबल की बॉर्डर सेट करना है। तो जो एलिमेंट आपके वेब पेज में शो हो रहे हैं, उन एलिमेंट की यदि बॉर्डर आपको सेट करना है, तो बॉर्डर से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ CSS सिलेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं। सो दैट बॉर्डर प्रोवाइड मैकेनिज्म टू डेकोरेट थिंग्स एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेटिंग टू थिंग्स, है ना। अब बॉर्डर क्या करता है, डेकोरेट करता है थिंग्स को। आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हो, हैंड रिटन प्रोजेक्ट भी, तो प्रॉपर बॉर्डर बना के सब चीज को अच्छे से करते हो, हाईलाइट, है ना, हाईलाइट भी करते हो हर चीज को।
Fine. So this section is going to discuss various border related properties you can use to your advantage. So बॉर्डर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल से रिलेटेड है कि बॉर्डर का कौन सा कलर होगा, बॉर्डर कितनी विड्थ में होगी, कितनी थिक होगी, थिन होगी बॉर्डर, और बॉर्डर का कैसा स्टाइल होगा, डॉटेड बॉर्डर होगी, डैश्ड बॉर्डर होगी, कैसी बॉर्डर आप सेट करना चाह रहे हो. ओके, सो सबसे पहले बॉर्डर विड्थ देखते हैं. द विड्थ ऑफ बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ. इट कैन टेक वैल्यूज थिन, मीडियम एंड थिक और एनी न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेट इन पिक्सेल्स. तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ की वैल्यू आप 4 तरीके से सेट कर सकते हो. या तो आप थिन सेट करो, या थिक सेट करो, या आप मीडियम सेट करो. ये 3 वर्ड सेट करो, या फिर आप पिक्सेल्स में भी इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हमने H1 हेडिंग के आसपास हमें बॉर्डर शो करवानी है, थिक बॉर्डर. तो बॉर्डर विड्थ के आगे हमने क्या लिखा, थिक वैल्यू दी. अब यदि आप इसको पिक्सेल्स में सेट करना चाहते हो, सपोज 3px लिख दिया, तो ये पिक्सेल्स में भी आप सेट कर सकते हो. थिन सेट करना चाहते हो तो थिन लिख सकते हो, मीडियम सेट करना है तो मीडियम लिख सकते हो. तो 4 वैल्यूज होती हैं बॉर्डर विड्थ की, पिक्सेल्स, थिक, थिन एंड मीडियम. ओके, बॉर्डर कलर, यू कैन ऑल्सो सेट दी बॉर्डर कलर. जैसे बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं, कलर का नाम भी लिख सकते हो, कलर का कोड भी लिख सकते हो. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप बॉर्डर में बॉर्डर कलर जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, उसमें आप कलर का नाम भी लिख सकते हो, कलर का कोड भी लिख सकते हो. सो द प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर डिफाइंस विच कलर ऑफ द बॉर्डर हैज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल कलर वैल्यूज ऑफ एग्जाम्पल आर. इस तरीके से कलर कोड आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ब्लू सेट कर सकते हो, RGB कलर सेट कर सकते हो. ओके, सो प्रॉपर्टी क्या यूज करना है, H2 हेडिंग 2 के लिए हमने अप्लाई किया है बॉर्डर कलर गोल्ड. तो गोल्ड कलर की बॉर्डर शो होगी हेडिंग के आसपास. ओके, नाउ बॉर्डर स्टाइल. अब बॉर्डर स्टाइल कैसा होता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये अलग अलग बॉर्डर स्टाइल्स आपको यहाँ शो हो रही है. देखो ये डॉटेड बॉर्डर है, ये 10px की डैश्ड ग्रे बॉर्डर है, ये 10px मतलब कि 10 पिक्सेल्स की सॉलिड ग्रे बॉर्डर है, ये डबल ग्रे बॉर्डर है मतलब 2 बार लाइन किया हुआ है. इस तरीके से ये इनसेट ग्रे है, रिच ग्रे है, ग्रूव ग्रे है, 10px की आउटसाइड ग्रे बॉर्डर है. तो इतनी वैल्यूज होती हैं किसकी, बॉर्डर स्टाइल की, कि कोई भी एलिमेंट जो वेब पेज पे आपका शो हो रहा है, टेबल शो हो रहा है, वेब पेज का बॉर्डर यदि आपको सेट करना है, वो हेडिंग के आसपास बॉर्डर सेट करना है, किसी पैराग्राफ के आसपास, इमेज के आसपास बॉर्डर सेट करना है, तो आप इस तरीके से, इतने तरीके से, 8 तरीके से बॉर्डर सेट कर सकते हो. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप कैसे सेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप पिक्सेल्स में भी सेट कर सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू आउटसाइड से भी सेट कर सकते हो. सो देयर आर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स. ये पूरी 8 डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स हैं. चूज फ्रॉम टू सेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉर्डर यू मे राइट लाइक दिस. सपोज हमें हेडिंग के आसपास बॉर्डर सेट करनी है, तो बॉर्डर विड्थ हमने 20 पिक्स दी और बॉर्डर स्टाइल हमने लिखा है आउटसेट. तो यहाँ पे से आउटसेट जो भी बॉर्डर है वो सेट हो जाने वाली है, तो उसके आसपास जो होगी वो बॉर्डर सेट हो जाएगी. आप इसे पिक्सेल्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो. फाइन, तो बॉर्डर स्टाइल भी समझ में आ गया. बॉर्डर से रिलेटेड हमने कितनी एलिमेंट्स देखे हैं, प्रॉपर्टीज देखे हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर. सो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज से अवेयर करवाया है कि फॉन्ट से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी. ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनकी वैल्यूज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे इनका यूज किया जा रहा है वो ध्यान रखना है. सिलेक्टर लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू. ये आपको स्पेसिफिकली CSS में ध्यान रखना है कि कोई भी CSS फाइल बनाते हैं तो उसमें सिलेक्टर और रूल्स को कैसे अप्लाई करना है. कितने टाइप की CSS फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल. क्लास एट्रीब्यूट कैसे एक वेब पेज को डिवाइड करता है और उस पर अप्लाई करता है अलग अलग तरीके से, हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन करना है, डॉट लगा के आप एक्सेस कर सकते हो. तो इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से इस 1 शॉट रिवीजन में कंप्लीट किया है. सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, तो अब आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी एक नंबर काटने से नहीं रोकेगा. समझ में आया, मतलब आपके कोई भी एक नंबर काट नहीं सकता यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया. इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है. फाइन, सो वीडियो अच्छी लगी तो YouTube पे प्लेलिस्ट में तो अवेलेबल है कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन. साथ ही साथ आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो. magnetbrains.com लिखना, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ पे क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना. जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पर, जहां आपको सब्जेक्ट शो होंगे. देखो, अब कंप्यूटर के 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है. तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना, वॉच नाउ पे क्लिक करना. जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट पर. अब सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के.
सारे चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं ऑलमोस्ट पूरी बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल हैं, मतलब इंटरनेट बेसिक्स, मोबाइल सर्विसेज, HTML, CSS, पाइथन, ठीक है, सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।